फेंगयुआन यहाँ पे उफ़ कहता है, साँस लेके अचानक अपनी आँखें खोलता है। अंडरग्राउंड केव में है था वो। वॉल्स पर ना डिम फ्लेम्स जल रही थी। अलर्ट रहने के लिए इनफ थी। रिवर ऑफ टाइम में हेविली कोर्ट ने एम्बुश किया था। काफ़ी टफ फाइट के बाद फेंगयुआन मुश्किल से एस्केप करता है। क्विंग ये से बच के रिवर ऑफ टाइम की ब्रांच को फॉलो करके साउथर्न बॉर्डर में पहुंचता है। साउथर्न बॉर्डर सेडोसेट का बेस था। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने यहाँ कई एरी फायर केव्स बना रखी थी। फेंगयुआन फिक्स सिमुलर ट्रैवल यूज करके रैंडम केव में आ जाता है। रेस्ट और रिकवर कर रहा था। रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील होते हुए भी फुल यूज नहीं कर पाया उसका। मोस्टली विंटर कोट पे ही डिपेंड रहा। एस्केप के दौरान 3 इमॉर्टल गू हाउसेस के मल्टीपल हिट्स भी लगे। इंजरीज भी काफी हैवी थी। फेंगयुआन ने अपना इमॉर्टल प्राइमेसी चेक करा। कुछ दिन में ही रिकवरी हो गई थी। नॉन कन्फर्टिन दावमार्क की वजह से हीलिंग बहुत फास्ट थी उसकी। लेकिन रैंक 8 वाइट लिचिज इमॉर्टल एसेंस बढ़ा था, लेकिन इतना नहीं बढ़ा, यानी इतना ज़्यादा कलेक्ट नहीं हो पाया कि दोबारा फाइट कर पाए। इमॉर्टल एसेंस की कमी थी फेंगयुआन के पास। केव में घूमते हुए सोचता है रिवर ऑफ टाइम में इस बार ऑलमोस्ट मर ही गया था, बेयरली सर्वाइव कर पाया था। पर कोई शौक ही वाली बात नहीं थी, क्योंकि उसे एक्सपेक्टेड था ही कि ऐसा कुछ होगा ही। हेवनली कोड की फाउंडेशन बहुत डीप थी। फेंगयुआन की ग्रोथ उसके लॉन्ग हिस्ट्री के सामने कुछ नहीं थी। पहले एडवांटेज इसलिए था क्योंकि स्नीक अटैक किया था और हिडन रहा था फेंगयुआन। अब जैसे-जैसे हेवनली कोर्ट उसे समझ रहा है, फ्रंटल यानी सामने वाली फाइट में फेंगयुआन की पावर कम पड़ती जा रही थी। हेवनली कोर्ट का बिगेस्ट प्लस पॉइंट यही था कि उसकी वो यूनिटी थी। साउथर्न बॉर्डर के राइटियस क्लैंस स्ट्रांग है, पर सब अपना-अपना फायदा देखते हैं, यूनाइटेड नहीं है। हेवनली कोर्ट हमेशा प्रेशर बनाए रखती है। स्कीम्स के बिना कोई और डेमोनिक इमॉर्टल कब का खत्म हो चुका होता, अगर फेंगयुआन की जगह कोई और होता तो। टाइम के साथ रिवर ऑफ टाइम में हेवनली कोर्ट की अरेंजमेंट्स और स्ट्रांग होंगी। रेड लोटस की ट्रू इनहेरिटेंस मिलना और मुश्किल होगा। फेंगयुआन ने आगे कहा, व्हाइट लिटिस इमॉर्टल एसेंस लगभग खत्म है। रिवर्स फ्लो रिवर में पानी भी ऑलमोस्ट जीरो है। ली हुआंग ने ज्यादा यूज कर डाला, मतलब उसने करवा दिया मेरा ज्यादा यूज। इतने अटैक को डिफेंस डिफेंस करा, इतना कुछ करा, तो बहुत ज्यादा खत्म हो गया रिवर्स फ्लो रिवर का पानी। अब यूज नहीं कर सकता उस सील को। और यहाँ पे रिवर्स फ्लो रिवर डांगुन माउंटेन या ल्यूपो वैली जैसे ईजिली रिपेयर नहीं होते हैं। रिस्टोर करना पॉसिबल तो होता है, लेकिन इनको जब रिस्टोर करोगे तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हैवी आती है। नियर फ्यूचर में रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील यूज नहीं हो पाएगा। फिर भी ओवरऑल स्ट्रेंथ तो बढ़ी थी। रैंक 8 हो चुका था। शिया चा के मेथड भी मिल गए थे। फेंगयुआ ने कहा, पर इस बार काफी मेथड एक्सपोज भी हो गए मेरे। इमोरियल ईयरवेस्ट, स्प्रिंग सीजर, समर फैन ये प्लान था, पर टाइम कटिंग एज का रिवील होना बहुत बड़ा लॉस था। यूज़ ना करता तो शायद ज़िंदा भी नहीं रहता, लेकिन अब क्या बोले, यूज़ करना पड़ गया और देख लिया उन लोगों ने। अब पता उन लोगों को फेंगयुआन के पास ये वाला खतरनाक अटैक है जिसका नाम है ये टाइम कटिंग एज। फेंगयुआन ने आगे कहा, लेकिन हाँ, गेन्स भी हुए हैं। हेवनली कोड के फाउंडेशन का अंदाज़ा लग गया। उनके पास स्प्रिंग ऑटम सिगाडा की रेजोनेंस ट्रिगर करने के लिए मिस्टीरियस मेथड है। ये एक्सपेक्टेड ही था। यानी ये कहना चाह रहा है कि देखो, स्प्रिंग ऑटम सिगाडा ही तो बताता है ना कि ये रास्ता सही है, डायरेक्शन सही है। अब देखो, स्प्रिंग ऑटम सिगाड़ा ही तो काँप रहा था, एकदम एकदम ट्रम्बल कर रहा था, काँप रहा था। तभी तो फेंगयुआन को लगा कि वहाँ पे हो सकती है इनहेरिटेंस, लेकिन पता चला वहाँ पे कौन था? वहाँ पे ली हुआंग था। वो वेट कर रहा था फेंगयुआन का। उसने एक नकली वाला वो बना रखा था आइलैंड, जिसकी वजह से फेंगयुआन को लगा कि असली वाला आइलैंड है। वो वहाँ पे गया तो ली हुआंग के ट्रैप में फँस गया, फॉर्मेशन के अंदर अटक गया। ये सीन हो गया था फेंगयुआन के साथ। ये हुआ किस वजह से था? स्प्रिंग ऑटम सिगाड़ा ने तो उस डायरेक्शन को दिखाया था। वो डायरेक्शन को दिखाया इसलिए क्योंकि स्प्रिंग ऑटम सिगाड़ा को लगा कि वही डायरेक्शन में होगा, और असल में ये सब प्लानिंग थी। ये प्लॉट था खतरनाक वाला हेवनली कोड का। अब यहाँ पे एक दिक्कत तो ये आ ही गई थी। तो फेंगयुआन को ये पता चल चुका है कि स्प्रिंग ऑटम सिगाडा की जो रेजोनेंस है उसको वो लोग ट्रिगर कर लेते हैं, वो पता कर लेते हैं, यानी वो आगे भी जाके ये कर सकते हैं। तो कोई अच्छे से तरीका देखना पड़ेगा कि जो गलत रूट है वो ना चुना जाए और असली रूट की तरफ ही आगे बढ़ा जाए। तब जाके रेड लोटस की इनहेरिटेंस मिल पाएगी, वरना हेवनली कोड ही उसे लपेटता रहेगा हर जगह पर, अगर फेंगयुआन नहीं समझ पाया इस चीज़ को तो। अब क्लियर है, टाइम पाथ फॉर्मेशन का टारगेट फेंगयुआन नहीं बल्कि रेड लोटस टू इनहेरिटेंस थी। स्प्रिंग ऑटम सिगाडा ही की है। हेवनली कोर्ट उसे रिफाइन नहीं कर सकती, पर काफी हद तक मिमिक कर सकती है। आगे फेंगयुआन ने कहा, ली हुआंग और क्विंग ये नाम के जो नए नए लोग हैं, नए नए रैंक 8 बंदे आ चुके हैं, ये जो इमॉर्टल से आ चुके हैं। हेवनली कोर्ट सेंट्रल कॉन्टिनेंट रूल करती है। 10 ग्रेट एशियन सेक्ट से रैंक 8 लोग ले लेती है, और कभी कभी इमॉर्टल ग्रेवयार्ड से ओल्ड एक्सपर्ट भी जिंदा हो जाते हैं, अवेक हो जाते हैं, सोते हुए जाग जाते हैं, कुछ भी कह लो। रिमोट एंटिक्विटी एरा से बनी हुई कितनी डीप फाउंडेशन है, कोई नहीं जानता कि ये जो हेवनली कोर्ट है क्या छुपा रखा है भाई इसके जो ग्रेवयार्ड के अंदर। इसी फाउंडेशन की वजह से फेंगयुआन की पिछली लाइफ के 500 साल में हेवनली कोर्ट ने सेंट्रल कॉन्टिनेंट संभाला, बाकी 4 रीजन में फाइट की और काफी सुपर क्लैंस डिस्ट्रॉय करे। इसलिए स्पेक्टर सोल ने भी सीधा अटैक नहीं किया था, सब चुपचाप
एक तरीके से इन्फ्iltrated कर रहे थे। फेंगयुआ ने कहा और वो इमॉर्टल गु हाउस जो पहले डिस्ट्रॉय किया था, उसका लॉस ज़्यादा नहीं था। नेक्स्ट टाइम शायद 4 या उससे ज़्यादा इमॉर्टल गु हाउसेस फेस करने पड़ेंगे। यानी फेंगयुआ ने एक इमॉर्टल गु हाउस तोड़ दिया था ना, याद होगा तुम्हें। लेकिन वो भी कोई बड़ी बात नहीं है हवेली कोड के लिए। बहुत चीज़ें उनके पास, बहुत डीप फाउंडेशन है उनके पास। रैंक 8 टाइम पाथ गू इमॉर्टल रेयर होते हैं, पर टाइम पाथ इमॉर्टल गू हाउसेस असेंबल हो सकते हैं। अलग-अलग गू हाउसेस के पार्ट्स और इमॉर्टल गू यूज़ करके इनमें मिक्स पाथ के गू इमॉर्टल्स भर के हेवनली कोड पूरा रिवर ऑफ टाइम सील कर सकती है और एनिमी को ल्योर करना तरीके से काम नहीं करेगा। हेवनली कोड नंबर 1 ग्रो टू हेवन है, सेफ ज़ोन है, सीधा अटैक करना मतलब सुसाइड होगा। एंट्री मिलना मुश्किल है और मिल भी गई तो इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के रैंक 8 एक्सपर्ट तुरंत ही मार डालेंगे तुम्हें। तुम वहाँ पहुँचे वो तुम्हें पता कर लेंगे। 10 ग्रेट एशियन एक्ट पे अटैक भी रिस्की है। फेरी ज़ीवी जैसे विज़डम पाथ एक्सपर्ट के होते हुए तो उंगली करना भी मुश्किल है। फेंगयुआन की आँखों में कोल्डनेस एकदम आ रही थी। रेड लोटस की ट्रू इनहेरिटेंस पाने के लिए हेवनली कोड से टक्कर लेना ही पड़ेगा। जितनी ज़्यादा रिवर ऑफ टाइम में डिफेंस उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये इनहेरिटेंस होगी और फेट को डिस्ट्रॉय करने की होप भी यहीं पर होगी। फेंगयुआन ने कहा मुझे फास्ट होना होगा। हेवनली कोड शायद पहले ही इनहेरिटेंस ढूँढ ले, इसलिए फेंगयुआन को उनकी लेयर्स को तोड़ के रेड लोटस का जो आइलैंड है वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा और रेड लोटस डीमन वल्नरेबल की सबसे क्रूशियल चीज़ लेना होगा। क्या है? किसी को नहीं पता वो चीज़ है क्या? रिवर ऑफ टाइम गार्ड करना हेवनली कोड का ओपन स्कीम है। उनके पास एडवांटेज है इसलिए वो डरते नहीं कि फेंगयुआन नहीं आएगा। फेट को रिकवर होने वाला है, चाहे एम्बुश हो, चाहे जान रिस्क पर हो, फेंगयुआन को जाना ही जाना होगा। यानी उनको तो कन्फर्म है कि देखो फेंगयुआन को रेड लोटस की इनहेरिटेंस चाहिए, अब कैसे भी हो वो तो अपना बैठे हुए हैं, बस फेंगयुआन के ऊपर है। अगर वो गया तो ठीक है, नहीं गया तो जाएगा, तो भी देखो दिक्कत आएगी और अगर नहीं जाएगा तो अभी नहीं जाएगा कोई नहीं, जब अगर फेट को रिकवर हो गया तो भाई गए फिर तो सब खत्म फिर। फेंगयुआन ने कहा कोई शॉर्टकट नहीं है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी, ग्रो करना होगा, हेवनली कोड की डिफेंसेस को क्रॉस करके रेड लोटस की ट्रू इनहेरिटेंस लेनी होगी। ये गोल अचीव होते ही फेंगयुआन के पास हेवनली कोड को लगातार चैलेंज करने की रियल क्वालिफिकेशन आ जाएगी। अब सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है सवीनियन इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर मिनी वेस्टर्न डिजर्ट। फेंगयुआन का टाइम पाथ क्लोन यहाँ आता है। पूरा एरिया स्नो वाइट था। वो सैंड उठाता है और देखता है क्रिस्टल जैसी, आइस जैसी, ठंडी फील जैसा। स्काई सनी है और मिनी वेस्टर्न डिजर्ट नॉर्मली वार्म होता है, लेकिन ये जो डिजर्ट था एकदम देखा ना, मिट्टी उठा के क्रिस्टल जैसी मिट्टी है, आइस जैसी मिट्टी है, कोल्डनेस सी फील हो रही है। वैसे तो सनी होता है ये वेदर यहाँ पे, लेकिन सब कुछ कोल्डनेस कोल्डनेस सा है। यानी ये जो डिजर्ट एकदम जम चुका था। फेंगयुआन का जो क्लोन था थोड़ा सा सैंड माउथ में डालता है और सलाइवा लगाते ही मेल्ट हो जाता है। टेस्टी सॉल्टी, ये सॉल्ट सैंड था। ह्यूमन हिस्ट्री में सॉल्ट सैंड का बड़ा रोल रहा है। मिलियन साल पहले ओल्डन एंटिक्विटी एरा में हेवनली कोट बन चुका था, लेकिन बाकी 4 रीजन में वेरिएंट ह्यूमन का रोल था। ह्यूमंस को एंस्लेव और सप्रेस किया जाता था। वेस्टर्न डिजर्ट में एक ह्यूमन सिटी थी। वेरिएंट ह्यूमन ने बैंडेड बनकर कार्मो लूटने स्टार्ट कर दिए थे, जो सिटी की तरफ जाते थे। धीरे धीरे सिटी के पास रिसोर्स खत्म हो गए, सर्वाइवल मुश्किल हो गया। सिटी लॉर्ड मजबूर हो गया। उसने वेरिएंट ह्यूमन से डील की, अपनी बीलवड डॉटर को उनके साथ शादी स्लेव कॉन्क्यूबाइन बनाकर भेजने के बदले सिटी की सेफ्टी रखी। सिटी लॉर्ड की डॉटर ने सिचुएशन समझी और सेक्रीफाइस एक्सेप्ट कर लिया। जब कार्मा डिजर्ट में ट्रैवल कर रही थी, उन्हें एक ओल्ड मैन मिला जो फेंट था। बॉडी एक तरीके से अपसेस से भरी थी और बुरी स्मेल आ रही थी, ऑलमोस्ट मरने को था। सिटी लॉर्ड देखता है वो ह्यूमन है, तुरंत ही हेल्प करता है, वाटर देता है उसको। ओल्ड मैन उठकर बोलता है, ओल्ड मैन कहता है सिटी लॉर्ड, रॉब और स्टीड दे दो ताकि मैं अकेला चला जाऊं। यानी मतलब पहनने के लिए कपड़े और चीजें मांग रहा होगा। सबॉर्डिनेट जो इसके सबॉर्डिनेट थे, यानी जो सिटी लॉर्ड के सबॉर्डिनेट्स थे, वो हंसते हैं। पर जो सिटी लॉर्ड था, रोब की वैल्यू लाइफ से कम है। वो रोब वाटर फूड देता है और एक कैमल भी दे देता है कि ले भाई तू ये ले ले और आराम से अपना ट्रैवल कर, जहाँ जा रहा है तू जा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ओल्ड मैन बोलता है एक शॉकिंग बात। ओल्ड मैन कहता है मेरे अब से ये जो अब्सेसिस है तभी ठीक होंगे जब एक वर्जिन हो, मतलब एक वर्जिन गर्ल जो यिन ईयर और यिन मंथ में, यिन डे में पैदा हुई हो और अपने माउथ से इन्हें बस्ट करे। हैं? अबे यार, क्या क्या घिनौनापन लिख रखा है इसमें। अरे वो फोड़े नहीं होते उनकी बात कर रहा है ये, कि मतलब बेकार है, तुम समझ जाओगे उन फोड़ों को अपने मुंह से खाना। छी भाई। सबऑर्डिनेट गुस्सा हो जाते हैं। सिटी लॉर्ड को भी गुस्सा आता है क्योंकि ये मतलब डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली उसकी डॉटर की थी। उसकी डॉटर भी ऐसे ही मतलब इसी में आई थी ना, जो यिन ईयर था, यिन मंथ था, यिन डे था और ऊपर से वर्जिन भी थी, लेकिन उसकी तो शादी हो चुकी थी। ये शादी के लिए स्लेव कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था, जो भी कॉक्यूमाइन कॉन्ट्रैक्ट, स्लेव कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी है, वो रखा गया था। अब उसकी शादी होके उसे भेज दिया गया या वो यहीं पर है पता नहीं, लेकिन होने को तो था ये सब। अब ये बोल रहा है कि ये जो ओल्ड मैन बोल रहा है कि मुझे वही लड़की दे दो और
अब देखते हैं क्या होगा। सब यूनिट गुस्सा हो जाते हैं। सिटी लॉर्ड को भी गुस्सा आता है क्योंकि डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली उसकी डॉटर की थी। सिटी लॉर्ड ने कहा मजाक बंद करो, मैं पहले ही अपनी बेटी को फेदरमैन के पास भेज रहा हूँ। तब सिटी लॉर्ड की डॉटर खुद आती है और सिचुएशन समझ जाती है। सिटी लॉर्ड की डॉटर कहती है ओल्ड सर, मैं ट्राई करूंगी। वो कामली बोलती है जब पूरी ह्यूमैनिटी स्ट्रांग होगी तभी हम नोबल होंगे। मैं वैसे भी स्लेव कॉन्क्यूबाइन बनने जा रही हूँ। अगर एक ह्यूमन बच सकता है तो क्यों नहीं, मैं आपको बचा लूँगी। यानी उस बंदे ने क्या करा, मतलब अपने आप को एक तरीके से, वो तो जा ही रही है तो उसने सोचा कि कोई नहीं है, जो घिनौना काम है मैं कर ही देती हूँ। सब लोग इमोशनली मूव हो जाते हैं, कोई यहाँ पे रोकता नहीं इसको। ये जो ऑब्सेस जो भी है, घिनौना जो भी चीज़ है, बहुत गंदे थे। अरे मैं इनको फोड़ा बोल देता हूँ, ठीक है? फोड़े थे, बहुत बड़े-बड़े फोड़े, इतर पीला-पीला पस भरा हुआ था, स्मेल आ रही थी। फिर भी सिटी लॉर्ड की डॉटर अपनी जो मतलब एक तरीके से डिस्गस्टिंग जो फीलिंग होती है उसको दबा लेती है और अपने दाँतों से जो ये जो फोड़े होते हैं उनको ऐसे चबाती है, खाती है। जैसे ही वो फूटते हैं उसके अंदर से व्हाइट सिल्वर लिक्विड निकलता है, वो लिक्विड डेज़र्ट पर गिरता है और स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस फैल जाती है। पूरा कारवां मेंटली रिफ्रेश्ड फील करता है, यानी एकदम ऐसा लगता है कि बहुत रिफ्रेशिंग सी फीलिंग आ रही है। ओल्ड मैन का बॉडी अचानक से वैनिश हो जाता है, यानी गायब हो जाता है, सिर्फ आवाज रह जाती है। ओल्ड मैन कहता है सिटी लॉर्ड, तुम हेल्प के लायक हो। ह्यूमन सिर्फ गू इमॉर्टल पे डिपेंड नहीं कर सकते, तुम गू मास्टर ही फ्यूचर हो। ये डिजर्ट मैं तुम्हें दे रहा हूँ, सही यूज करना। तब सिटी लॉर्ड और समझ जाते हैं, और वो ओल्ड मैन एक ह्यूमन गू इमॉर्टल था। सब तुरंत ही एकदम नील डाउन कर लेते हैं और एकदम झुक जाते हैं कि अरे गू इमॉर्टल है, गू इमॉर्टल है। व्हाइट सिल्वर लिक्विड की वजह से पूरा डिजर्ट चेंज हो जाता है और स्नो व्हाइट सॉल्ट डिजर्ट बन जाता है। सिटी लॉर्ड सॉल्ट सैंड को एडिबल सॉल्ट की तरह सेल करता है और रेवेन्यू बढ़ता है। सिटी रिवाइव होती है और धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग बन जाती है। आज के टाइम में सॉल्ट एंड ये जो सॉल्ट सैंड है ना, सिर्फ वेस्टर्न डिजर्ट तक लिमिटेड नहीं, 5 रीजन में मिलता है हर जगह पर। फेंगयुआन के सविनियन इमॉर्टल प्राइमेसी में भी सॉल्ट सैंड है। साउथर्न बॉर्डर के एक गो इमॉर्टल का इमॉर्टल प्राइमेसी एनेक्स करने पर, यानी अब्सॉर्ब करने पर मिला था। इंस्पेक्ट के बाद फेंगयुआन का क्लोन सेटिस्फाई होकर वापस चला जाता है। फेंगयुआन यहाँ पे कहता है ट्रेजर एरिया हेवन में हेवली कोट सिल्वर ड्रैगनफिश सेल कर रही है। स्पेक्टर सोल से प्रोडक्शन मेथड मिला होगा। टाइम के साथ गोल्डन ड्रैगनफिश भी आ जाएगी उनके पास। इससे फेंगयुआन का ड्रैगनफिश बिजनेस इम्पैक्ट में आ रहा था। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट अभी भी हाई थे, पर लॉन्ग टर्म में हेवली कोट पक्की बात है कि मार्केट को कैप्चर कर लेगा। पर प्रॉब्लम नहीं थी, साउथर्न और इमॉर्टल्स को एनेक्स करने के बाद सवीनर इमॉर्टल प्राइमेसी में 10 से ज़्यादा ब्लेस्ड लैंड और एक तरीके से एक ग्रोटा हेवन आ चुका था शियाचा वाला। सॉल्ट सैंड नॉर्मल रिसोर्स है, पर उससे ज़्यादा वैल्यूएबल इमॉर्टल इमॉर्टल मटेरियल्स रिसोर्स मिले थे। शियाचा ग्रोटो हेवन का ईयर एसेंस पूल उनमें से एक था, जो ड्रैगनफिश बिजनेस के लेवल का था। इसलिए फेंगयुआन के प्रॉफिट्स अभी भी हैवी थे। इमॉर्टल एसेंस स्टोन पहले से ज़्यादा फास्ट एक्यूमुलेट हो रहे थे। पास्ट डेवलपमेंट की वजह से इमॉर्टल को फीडिंग का कोई इशू नहीं था। बैटल लूट से जो इमॉर्टल को मिले थे उनके साथ उनके इमॉर्टल प्राइमेसी के रिसोर्स पॉइंट भी शिफ्ट कर लिए गए थे। फेंगयुआन कहता है इमॉर्टल को फीडिंग में थोड़े से फ्लॉज हैं, पर कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। सॉल्ट सैंड डिजर्ट को लास्ट टाइम देखकर टाइम पाथ क्लोन फिक्स सिमिलर ट्रैवल यूज करता है। टाइम पाथ का क्लोन यूज करता है फिक्स सिमिलर ट्रैवल। ये सॉल्ट सैंड डिजर्ट उसका सेकंड लास्ट रिसोर्स विजिट था। नेक्स्ट मोमेंट क्लोन सिटी वेल पहुंच जाता है। सिटी वेल के अंदर ऑलरेडी हेरी मैन का बड़ा ग्रुप था। ये सब साउथर्न बॉर्डर गो इमॉर्टल के इमॉर्टल प्राइमेसी से मिले थे। हेरी मैन स्लेव ट्रेजर हेवन में सबसे पॉपुलर होते हैं। फेंगयुआन ने सब इमॉर्टल प्राइमेसी के हेरी मैन को गैदर करके सिटी वेल में सेटल कर दिया। अभी फेंगयुआन के लिए हेरी मैन रेस करना सबसे यूजफुल था। उन्हें ड्रीम पाथ गो रेसिपीज और कल्टीवेशन मेथड दिए गए। उनका काम था अपने ड्रीम रेलम में जाकर ड्रीम पाथ मटेरियल को गैदर करना और ड्रीम पाथ मॉडल को रिफाइन करना। अनरावल ड्रीम किलर मूव बहुत ज़्यादा ड्रीम पाथ मॉडल को कंज्यूम करता था। पहले फेंगयुआन के पास जो स्टॉक था वो अब खत्म हो चुका था। अगर ये हेरी मैन सप्लाई नहीं करते तो ड्रीम रेलम एक्सप्लोर करना पॉसिबल ही नहीं, यानी ड्रीम रेलम एक्सप्लोर करने में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि अनरावल ड्रीम फेंगयुआन के पास होगा नहीं। क्लोन जब सिटी वेल आता है तब डार्क स्काई, एकदम डार्क हो चुका था स्काई। सन और मून नहीं होते और इवनिंग जैसा लग रहा था, एकदम होता है ना शाम शाम सा माहौल, वैसा ही लग रहा था। रैंक 8 बनने के बाद ब्लेस लैंड ग्रोटो हेवन बन चुका था, जिसमें प्रॉपर एक तरीके से एस्ट्रोनॉमिकल चेंजेस हो रहे थे। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब वही जो आसमान वाली चीज़ें नहीं होती हैं, जो सितारे वो चीज़ें जो चीज़ें बनाती हैं, अरे होता है यार एस्ट्रोनॉमी, बस जानते हो तो तुम समझ गए होगे। टाइम पाथ रिसोर्स की वजह से ये 5 रीजन जैसे एक्यूरेट थे, यानी जैसे 5 रीजन होते हैं ना, जैसे वहाँ पे चीज़ें चेंजेस होती है, वैसे ये भी एक्यूरेट थे। क्लोन हेरी मैन का स्टेटस चेक करने ही वाला होता है, तब अचानक फ्रीज हो जाता है। उसकी आंखों में ब्राइट लाइट फ्लैश होती है। फेंगयुआन का जो क्लोन था वो कहता है मेन बॉडी ने
5 शियांग सील का लोकेशन फाइंड कर लिया। इसके बाद फेंगयुआन एरी फायर केव में थोड़ा सा रेस्ट करता है, फिर डायरेक्टली व्हाइट हेवन की तरफ निकल जाता है। इमॉर्टल प्रेमिसेस स्मूथली ऑपरेट हो रहा था, लॉजिस्टिक क्लियर थी, एसेंस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही थी और टाइम वेस्ट करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि अब 5 शियांग सील ओपन हो रहा था और एशियन बेट एक बार फिर से स्टार्ट होने वाली थी। अगर तुम भूल गए हो तो मैं याद दिला देता हूँ, ये जो 5 शियांग सील है ना, ये वही वाली शियांग वाली कहानी है जिन्होंने 5 भाई थे, फिर उन्होंने एक बेट रखी थी कि जिसकी फैमिली सबसे ऊपर जाएगी उसको ये मौका मिलेगा इस ट्रेज़र को लेने का। इनको एक ट्रेज़र मिला था 5 शियांग्स को, जो कि साउथर्न वर्ल्ड के लोग थे, और इनको जो ट्रेज़र मिला था ना, तो इन ये लोग अकेले तो लेंगे नहीं। अब देखो 5 लोग हैं, अकेला कैसे लेगा? तो इन्होंने बोला कि चलो हम नहीं लेंगे लेकिन हमारे डिसेंडेंट लेंगे। जिसका क्लैन सबसे ऊपर रहेगा उसको ये जो ट्रेज़र है ये मिल जाएगा। तो इनके बीच वो बेट हुई थी। अब देखते हैं कि क्या होगा। इनके पूरे हैं, इनके पूरे शियांग्स पूरी 5 फैमिली है। तो उनके बीच अब देखते हैं बेट चलेगी या उनके बीच बेट चलेगी या फेंगयुआन बीच में आके लूट लेगा या कोई और पावर आके लूट के ले जाएगी। कुछ भी हो सकता है, वो तो आगे पता चलेगा। अब सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है इमोरियल व्हाइट हेवन के अंदर एम्प्टी स्काई में अचानक एक ह्यूज गेट हाउस अपीयर होता है। ब्रोंज जैसा स्ट्रक्चर था, ऊपर बड़ा सा बोर्ड था, 5 शियांग बेट एंट्रेंस। पहले ब्लर, फिर धीरे धीरे सॉलिड होता गया और दिखने लग गया। गेट के बाहर क्यूआई क्लैन के 6 गुई इमोर्टल वेट कर रहे थे। लीडर क्यूआई फा शार्प आइज स्ट्रेट पोस्चर था, साइड में क्यूआई काई बोलता है इस बार एक्साइटमेंट अलग लेवल की होने वाली है। क्यूआई जिन कहता है हजारों साल पुरानी बैट आज एंड होगी, विक्ट्री हमारी होगी। गेट फुली फॉर्म होता है, क्लाउड सपोर्ट करते हैं, गेट से 5 कलर्स लाइट निकलती हैं। रेड लाइट शू शांग, शू क्लैन ऑलरेडी वाइप आउट और लाइट फेड हो जाती है, यानी एक क्लैन खत्म हो गया। दूसरा येलो लाइट ची शियांग डिसेंडेंट ऑफ यूजलेस, कोई कोई इमोर्टल नहीं था तो ये भी लाइट फेड हो गई। अब बची ब्राउन लाइट नी शियांग, स्ट्रॉन्गेस्ट पास्ट में हुआ करते थे लेकिन अब क्यूआई क्लैन कंट्रोल में था इसके, तो मतलब क्यूआई क्लैन के कंट्रोल में आ गए थे तो ये भी फेल हो गए। तो इनकी भी जो ब्राउन लाइट थी वो इतना पावरफुल नहीं रही। लास्ट में आई व्हाइट लाइट क्यूआई शियांग की। क्यूआई काई अलर्ट हो जाता है, वो कहता है हमारा टर्न, हमारा टर्न, हमारी बारी आ चुकी है। क्यूआई फा कहता है चलो। क्यूआई क्लैन के गु इमोर्टल व्हाइट लाइट में एंटर करते हैं। व्हाइट लाइट उनकी बॉडी से स्कैन करती है, रिजल्ट क्या होता है? क्यूआई कैन क्वालिफाई कर गया और व्हाइट लाइट उनके हेड्स के ऊपर रोटेट करता है। अब लास्ट बचता है ब्लू लाइट बाईशियांग का। क्यूआई जिन नर्वस होता है, वो कहता है अब सिर्फ बाइक लाइन बचा है, क्या करे? ब्लू लाइट शाइन करती है और कोई नहीं आता। क्यूआई का रिलीफ में कहता है गुड, बाइनेमिंग नहीं आई, बाइनेमिंग नहीं आई, बहुत बढ़िया। तभी 2 फिगर्स लाइटनिंग स्पीड से अपीयर करते हैं। एक सिल्वर हेयर गर्ल थी, ड्रैगन आइज थी, फोरहेड पर छोटे ड्रैगन हॉर्न्स थे। क्यूआई क्लैन सब एक ही नाम सोचते हैं, क्या ये वही है? क्या ये बाइनेमिंग है? तो क्यूआई क्लैन का इमोर्टल एक कहता है डैम लो, ये तो सच में बाइनेमिंग है, ये तो आ गई। उसकी साइड में एक यंग मैन, ब्लैक लॉन्ग हेयर था, डीप एबिस जैसी उसकी आईज थी। क्यूआई जिन का फेस वाइट हो गया। क्यूआई जिन एकदम भाई घबराते हुए कहता है ये तो फेंगयुआन है। बस ये नाम सुनते ही क्यूआई क्लैन के सब गो इमोर्टल फ्रीज हो गए, पसीने बहने लग गए, पैर कांपने लग गए, भाई पूरे एकदम पैनिक में आ गए। सब जानते थे कि बाइनेमिंग बराबर क्या है? फेंगयुआन। ये दोनों एक ही है, मतलब तो फटती तो सबकी थी ही। प्रिपरेशन वैसे कर रखी थी लेकिन फिर भी फट रही थी। पर जब सामने फेंगयुआन खड़ा है तो क्या प्रिपरेशन, क्या चीज़ है, सब तो तुम्हारी स्कीम स्कीम सब यूज़लेस हो जाएँगी। उन्हें लगा जैसे आइस कोल्ड रिवर में गिर गया हो। फ़ियर, कियोस और टेरर एक साथ एकदम उनके सामने था। और ये भाई थे अपने फेंगयुआन, जिसकी वजह से इन सब की तो लगे पड़े थे। स्प्रिंग ऑटम सिगार्ड से रिबॉर्न हुआ, मॉर्टल होते हुए भी थ्री किंग्स माउंटेन पे गया, गू रिफाइन करा, वो भी इमॉर्टल लेवल का। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 ग्रेट एशियन सेक्ट से हुई इमॉर्टल वेस्टलैंड छीन लिया। नॉर्थ प्लेस जाकर 88 रॉन्ग बिल्डिंग डिस्ट्रॉय कर दिया। गेंस कितने थे किसी को कुछ नहीं पता। थीविंग हेवन की ट्रू इनहेरिटेंस ले ली। लांग या ब्लेसलैंड और वेरिएंट ह्यूमन के साथ मिला और ह्यूमंस का ट्रेटर बना। वू ये हे बनकर डिस्गाइज करा, वू क्लैन में घुस गया, वू योंग को फुल फूल बना दिया। ड्रीम रेलम बैटल में साउथर्न वर्ल्ड के पूरे राइटियस पाथ को घुमा डाला, शैडो सेट का लीडर बन गया। साउथर्न वर्ल्ड प्लस हेवनली कोर्ट ने इसको हंट भी करा, फिर भी एस्केप करता रहा और स्ट्रांग होता गया। रीजनल वॉल पर रैंक 7 होते हुए भी थंडर घोस्ट ट्रू मोनार्क रैंक 8 को पीट डाला कुत्ते की तरह, ऊपर से उसकी बोन भी बेच दी। हेवनली कोर्ट की रेपुटेशन की तो भाई मतलब अलग लग गए थे। लांग या ब्लेसलैंड इन्वेजन के टाइम फिक्स सिमल ट्रैवल को चुरा कर निकल गया। कुछ महीने पहले साउथर्न वर्ल्ड के राइटियस पाथ में एम्बुश करा, गुई मटल को किडनैप करा, फिर उनसे फिरौती मांगी, फुल एक्सटॉर्शन चला सुपर क्लैंस का। और अभी रिसेंटली में ही ट्रेजर रेलो हेवन में रिवर ऑफ टाइम बैटल एक्सपोज हुआ, पूरे 5 रीजन एकदम से शॉक हो गए। फेंगयुआन साइलेंटली रैंक 8 बन चुका था, उसके पास किलर मूव थे स्प्रिंग सीजर, समर फैन, 5 फिंगर फीस्ट, स्वॉर्ड हार्ट और लॉस्ट मेथड जिसका नाम था टाइम कटिंग एज।
इन्फॉर्मेशन इतना एक्सपोज़ हुआ, फेंग युआन तो भाई क्या बोले। फेंग युआन ने हेवेली कोर्ट के सीक्रेट भी यहाँ पे लीक भी कर रखे थे। हेवेली कोर्ट ने भी देखो फेंग युआन के सीक्रेट लीक करे कि देखो इसके पास क्या-क्या है। फेंग युआन ने भी उनके सीक्रेट लीक कर दिए। पूरा गो वर्ल्ड एकदम हिल गया था ये सब देखने के बाद। हेवेली कोर्ट ने रिवर ऑफ टाइम में सुपर टाइम पाथ की फॉर्मेशन लगा रखी थी। मल्टीपल रैंक 8 भेजे थे, इमॉर्टल को हाउसेस भी लाया था। फिर भी वो फेंग युआन को रोक नहीं पाए। चाहे वो भागता हुआ लग रहा हो, मतलब वीडियो में दिख रहा था ना कि फेंग युआन भाग रहा है, भागे जा रहा है, कितने ही भाग रहा हो। पर रिजल्ट तो एक ही था ना, रेपुटेशन स्काई रॉकेट पड़ गई। रिजल्ट यही हुआ कि फेंगजोन तो हमेशा भागा, आराम से उसे चेस कर रहे हैं लोग लेकिन पकड़ नहीं पा रहे। ऊपर से ली वांग का भी फूल बना दिया, रैंक 8 से फाइट कर गया, 3-3 इमॉर्टल हाउस पीछे पड़े फिर भी बच गया। तो रेपुटेशन तो स्काई रॉकेट हो ही गई थी फेंगजोन की। अपोनेंट कौन था? हेवनली कोर्ट, रिमोट एंटिक्विटी एरा से बना 3 मिलियन ईयर का हिस्ट्री, डीमन वनरेबल के अटैक सर्वाइव कर चुका है हेवनली कोर्ट। ह्यूमन हिस्ट्री का नंबर 1 फोर्स था और ये फोर्स एक डेमोनिक पाथ गो इमॉर्टल को कुछ नहीं कर पाई थी। ऐसा सीन हिस्ट्री में कभी मतलब देखने को ही क्या मिला और ना नया मिला यार, रेयर था बहुत ज़्यादा। सब कोई इमॉर्टल और सुपर फोर्सेस देख रहे थे। एक बंदा कहता है, "ये फेंग युआन कितने दिन तक टिक पाएगा?" इस मोमेंट पर उसकी रेपुटेशन पीक पर थी। रैंक 7 फेंग युआन रैंक 8 को रोक सकता था, तो अभी फेंग युआन खुद रैंक 8 है, तो समझ जाओ रैंक 8 है। डेमोनिक इमॉर्टल का किंग बन चुका है फेंग युआन। शूटिंग स्टार जैसा ग्रोथ है, अब ब्लेजिंग सन बन चुका था। लोग देख भी नहीं पा रहे थे, इतना खतरनाक बंदा बन चुका था द डीमन किंग फेंग युआन। इसलिए क्यूआई क्लैन के गो इमॉर्टल और ज़्यादा काँप रहे थे। सिर्फ उनका मतलब एक तरीके से देख लेना कि भाई फेंग युआन की एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। एंट्री से ही फेंग युआन ने सबको क्रश कर दिया था। उसकी डेमोनिक माइट अनस्टॉपेबल थी। क्यूआई-5 यहाँ पे एकदम ड्राई वॉइस में कहता है, "सब पैनिक मत करो।" उसका टॉल बॉडी हवा में हिलते हुए बैम्बू जैसा काँप रहा था। कोई हँसा नहीं यहाँ पे। क्यूआई क्लैन के पास 3 रैंक 7 प्लस 2 रैंक 6 गुई इमॉर्टल थे। सब मिलकर भी फेंक का कुछ मैच नहीं थे। बिल्कुल वो एकदम हेल्पलेस हो चुके थे क्यूआई क्लैन वाले। क्यूआई-5 कहता है, "गेट हाउस ने हमें एक्नॉलेज कर लिया है। ग्रो टू हेवन हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। गेट हाउस हमें प्रोटेक्ट करता है। फेंग-युआन अगर हमें मारेगा तो पहले गेट हाउस तोड़ना पड़ेगा और ऐसा किया तो बेट के रूल्स टूट जाएँगे।" ये बात सुनकर क्यूआई क्लैन में थोड़ा-सा बहुत शांति का माहौल हुआ कि एटलीस्ट यहाँ पे हम मरेंगे तो नहीं, फेंग-युआन भले सामने हैं, फिर भी। फेंग-युआन हल्का-सा सरप्राइज़ होता है और स्माइल भी करता है। फेंग-युआन कहता है, "हाँ, बहुत बढ़िया, स्मार्ट है तू।" क्यूआई-फा की बात फेंग-युआन के लिए भी मैसेज थी। क्यूआई क्लैन ने सालों तक बाकी 4 क्लैन्स को सप्रेस करके लो प्रोफाइल रखकर यहाँ तक सर्वाइव किया था, पर फेंग-युआन के सामने सब फेल हो गया था। उसकी स्माइल क्यूआई क्लैन को एकदम ड्रैगर जैसी लग रही थी। फेंग-युआन बाइनिमिंग की तरफ देखता है। दोनों पहले ही डिसाइड कर चुके थे। बाइनिमिंग हाँ में हाँ मिलाती है और गेट हाउस की तरफ फ्लाई करती है। क्यूआई क्लैन बस देख सकता था। जैसे ही बाइनिमिंग ब्लू लाइट में एंटर करती है, आइस लाइट थोड़ा-सा शेक होता है, फिर स्टेबल हो जाता है। फेंग-युआन भी रिलीफ की सांस लेता है कि चलो एक्सेप्ट हो गया है। उसे डाउट था कि ड्रैगन मैन स्टेटस की वजह से इश्यू हो सकता है, पर गेट हाउस ने सिर्फ ब्लड लाइन देखी थी और ब्लड लाइन मैच कर गई थी, तो हो गया। जानते नहीं हो ना, बाय नेमिंग बाई क्लैन से आती है और बाई क्लैन भी उन्हीं 5 क्लैन में से एक था जो बेट में आए थे। तो अब हो जाएगा। बाई क्लैन तो बचा नहीं, बाई नेमिंग ही बची है बाई क्लैन की। यहाँ पे एक ब्राउन लाइट वाला क्लैन बचा था और ये व्हाइट लाइट वाला क्लैन बचा था क्यूआई क्लैन। बस ये 2 क्लैन बचे थे जिसके लोग अभी तक ज़िंदा हैं और बाकी सब तो खत्म हो चुके हैं और बाई क्लैन की बस बाई नेमिंग बची है। 2 क्लैन प्लस 1 बाई नेमिंग, बस यही लोग हैं अब इस कॉन्टेस्ट में, देखते हैं कौन जीतेगा। अब आगे देखते हैं। जब ब्लड लाइन एक्सेप्ट हो गई, कुछ सांसों बाद बाइनमिंग एक्नॉलेज हो जाती है और क्लाउड्स पर भेज दी जाती है। क्यूआई क्लैन के फेसेस रिग्रेट से भर जाते हैं। एक बंदा कहता है, लगता है बाइनमिंग एंस्लेव्ड नहीं है, डैम, वो भी अंदर जा सकती है। वो सिर्फ कॉर्पोरेट कर रही थी, एंस्लेव्ड कभी नहीं हुई थी, गेट हाउस की वजह से। क्लाउड पर लैंड करके बाइनमिंग कहती है, क्लाउड्स पे आना बराबर गेट हाउस एक्नॉलेजमेंट है, यहाँ कोई इमॉर्टल फाइट नहीं कर सकते। फेंगयुआन कहता है ओके। नेक्स्ट सेकंड ही क्या होता है, शॉक। फेंगयुआन खुद ब्लू लाइट की तरफ फ्लाई करता है। ब्लू लाइट थोड़ा-सा फ्लिकर होता है, फिर स्टेबल हो जाता है। ये तो है ही नहीं भाई बैट वाले क्लैन में से एक, ये चला गया भाई, क्या बोले। उसने फ़ैमिलियर फेस यूज़ किया था ब्लड लाइन डिस्गाइज़ के साथ, पर तभी क्या हुआ, गेट हाउस से बाकी 4 लाइट्स भी एक्टिवेट हो जाती है और बूम आवाज़ आई। गेट हाउस शेक होता है और फेंगयुआन को बाहर ढकेल दिया जाता है। वही तो सोचो यार, अभी तो प्लॉट आर्मर काम कर जाता भाई। अभी अगर फेंगयुआन अंदर चला जाता तो फिर तो वो हो जाती चीटिंग टाइप की, प्लॉट आर्मर चल जाता भाई एमसी का फिर। अच्छा है नहीं गया, वरना अजीब लगता थोड़ा-सा कि अरे इतनी आसानी से कैसे चला गया। आगे देखते हैं। फेंगयुआन अब आ चुका था, इनसाइड था। वो कहता है, "क्या? फ़ैमिलियर फेस काम नहीं करा?" इनसाइड मीन्स अपने अंदर ही बोलता है, अपने मन में कहता है कि फ़ैमिलियर फेस काम नहीं करा, मुझे बाहर ढकेल दिया गया। अब पता चलता है कि क्या था, हेवन सर्विंग 5 शियांग की पावर दिख चुकी थी, इसलिए फेंगयुआन को बाहर ढकेला गया था। क्यूआई क्लैन ह्यूज रिलीफ में आ जाता है कि एटलीस्ट बाइनिमिंग भले अंदर है, लेकिन ये फेंगयुआन नहीं आया ना, खुशी की बात है।
बड़ी क्लोज कॉल थी। दूसरा कहता है फेंगयुआन अंदर नहीं आ पाया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तीसरा कहता है बस बाइनिंग से डील करना होगा, बाकी सब तो हम निपटा लेंगे। फेंगयुआन सीरियस होकर गेट हाउस को देखता है। इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट थी, सिर्फ डिस्गाइज इनफ नहीं थी। वो बाइनिंग को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। ना तो रिलायबल है वो और ना तो इनफ स्ट्रांग है बाइनिंग, तो क्या करें। ऑब्स्टिकल आया पर डिटर्मिनेशन नहीं गई। फेंगयुआन सोचते हुए कहता है क्यूआई शियांग, बाई शियांग, शू शियांग, नी शियांग और ची शियांग, ये पांच मिलकर बना है ये गेट हाउस। और रैपिड प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है फेंगयुआन की। अब दोबारा बताया जाता है कि जो क्यूआई शियांग, बाई शियांग, शू शियांग, नी शियांग और ची शियांग है। क्यूआई शियांग कौन है? क्यूआई पाथ का। बाई शियांग कौन है? आइस पाथ का। शू शियांग कौन है? ब्लड पाथ का। नी शियांग कौन है? अर्थ पाथ का। और ची शियांग कौन है? फूड पाथ का। ये पांच क्लैन अलग अलग पाथ के थे। फेंगयुआन आगे सोचते हुए बताता है ब्लड पाथ और अर्थ पाथ में स्ट्रांग हूँ। फूड पाथ में स्पेक्टर सोल की इनहेरिटेंस है। आइस पाथ में बाइनिमिंग की बाई शियांग से ऑलरेडी पास है। प्रॉब्लम बची बस क्या है? क्यूआई शियांग का। क्यूआई शियांग कौन सा है? क्यूआई पाथ का, उसमें इशू आ रहा था। तो फेंगयुआन ने सोचा नो इशू, मेरे पास तो लाइट ऑफ विजडम है। क्यूआई क्लैन के गुई इमोर्टल अब यहाँ पे बात करना शुरू करते हैं और देखते हुए कहते हैं अबे ये फेंगयुआन कर क्या रहा है। दूसरा कहता है ये तो बैड के डिडक्शन कर रहा है क्या। तीसरा कहता है इम्पॉसिबल है भाई, इतना फास्ट कैसे कर लेगा। ये क्या कोई मेथड ढूंढ रहा है जो ये अंदर आ सके, इसको बाहर ढकेला गया है क्योंकि ये तो हमारी ब्लड लाइन से मैच ही नहीं होता। इसने भले ब्लड लाइन की कॉपी करने की कोशिश करी, फेस भी चेंज कर लिया, एटीट्यूड भी चेंज कर लिया, लेकिन फिर भी ये नहीं कर पाएगा ना, ये उस ब्लड लाइन का है ही नहीं, तो ये कैसे अंदर आ सकता है। और ये अगर डिस्कशन मतलब एक तरीके से डिडक्शन करेगा भी तो भी इतना फास्ट ये कैसे कर पा रहा है। तो क्यूआईफा कहता है 5 शियांग का सेटअप तोड़ना जनरेशंस फेल हुई है, ये नहीं कर सकता। लेकिन क्या होता है जैसे इसने बोला ना नहीं कर सकता, तभी क्या होता है बूम आवाज आई। फेंगयुआन गेट हाउस पर अटैक करता है। गेट हाउस वॉलेंटली शेक होता है। क्यूआई क्लैन के फेसेस सफेद पड़ जाते हैं। एक बंदा कहता है गेट टूट गया तो हम तो खत्म है। सबके दिल में बस अब आ जाता है कि भाई टूटे ना टूटे ना। अटैक रुकता है, गेट हाउस अभी भी खड़ा था। क्यूआई जेन रिलीफ की सांस लेते हुए कहता है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट डीमन फेल हो गया, अच्छा है गेट हाउस नहीं टूटा। फेंगयुआन अब उसकी तरफ देखते हुए मोकिंग स्माइल करते हुए कहता है क्या फेल हैं? फेल? मैं रुका क्यों? पता है तुम्हें क्यों रुका हूं मैं? वो एक इमॉर्टल के नंबर एक्टिवेट करता है। वो कोई फ्लैशी लाइट नहीं थी पर उसकी ऑरा कंप्लीटली चेंज हो जाती है और नेक्स्ट मोमेंट फेंगयुआन ब्लू लाइट में एंटर करता है और इंस्टेंट एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है। वो सीधा बाइनमी के पास आके लैंड करता है। क्यूआई क्लैन भाई स्टैचू जैसा फ्रीज हो जाता है देखकर। बंदे कहते हैं इम्पॉसिबल, दूसरा कहता है ये कैसे हो गया, तीसरा कहता है इतनी जल्दी कैसे हो गया। डिडक्शन करी, चीजें निकाली, प्लान बनाया, लेकिन और भी तो मेहनत लगेगी। सिर्फ मतलब क्या 10 मिनट के टाइम के अंदर बंदा अंदर आ गया। उनके भाई चेहरे देखने लायक थे, डिसबिलीफ में थे एकदम भाई, बिलीफ ही नहीं हो रहा था। बैटल स्ट्रेंथ थी, मतलब बैटल स्ट्रेंथ हाई थी पर विजडम और भी ज्यादा टेरिफाइंग थी। ये उनकी सोच थी फेंगयुआन के लिए कि फेंगयुआन स्ट्रेंथ में इतना खतरनाक है, ऊपर से विजडम भी देखो इसकी क्या मतलब कितनी खतरनाक है। यहाँ पे क्यूआई काई पैनिक में कहता है गेट हाउस एंड सेक्टर, गेट हाउस एंड सेक्टर, ये आउटसाइडर है, चीटिंग करिए, इसे बाहर निकालो। गेट हाउस एकदम साइलेंट था, वो उसने कुछ नहीं करा। 5 शियांग सील पावर गैदर करता है और 5 लाइट ब्राइट हो जाती है। क्यूआई क्लैन का होप टूट जाता है। गेट हाउस एक्टिवेट हुआ था, टेलीपोर्टेशन स्टार्ट हो चुकी थी, यानी अभी लोग यहाँ से टेलीपोर्ट होने वाले हैं। अब जब ये लोग यहाँ से टेलीपोर्ट होते हैं तो हर जगह ग्रीन ग्रीन सा आ जाता है और धीरे धीरे फिर वो ग्रीन लाइट फेड होने लग जाती है। अब फेंगयुआन देखता है इन्वायरमेंट चेंज हो चुका है। वो गेट हाउस के अंदर वाले स्मॉल वर्ल्ड में आ गया था। बाइनिमिंग उसके बिल्कुल पास थे, डिस्टेंस एकदम सेम था, एकदम साइड साइड में खड़े थे। अचानक बाइनिमिंग का एक्सप्रेशन चेंज होता है, इन्फॉर्मेशन सीधा उसके माइंड में आती है। वो फेंगयुआन को देख कर बोलती है, बाइनिमिंग कहती है ये एक पब्लिक ग्रोटो हेवन है। हेवन सर्विंग 5 शियांग ने अपने अपने ग्रोटो हेवन का एक हिस्सा डोनेट करके बनाया था। इसमें 5 एरियाज हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बस सेंटर माउंटेन रेंज कॉमन है सबका। बेड का ट्रेजर सेंटर में है। गेट हाउस से अंदर आने वाला कोई भी गुई मॉडल ट्रेजर के लिए जा सकता है। रास्ते में रिसोर्स भी हैं, स्ट्रॉन्ग लोग ले सकते हैं पर सब लूटना रिकमेंड नहीं है। फेंगयुआन को ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। वो समझ जाता है कि डिस्गाइज थोड़ा सा रफ था, यानी इतना भी अच्छा नहीं था कि मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन वो नहीं मिली जो प्योर ब्लड लाइन वाले थे, जो मतलब हकदार थे यहाँ आने के, उन सबको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। मतलब यहाँ पे सीन ये चल रहा है कि देखो क्या है ना, एक ऐसा स्पेस बनाया गया है। 5 शियांग थे ना, रैंक 8 वाले बंदे थे 5, तो उन्होंने क्या करा अपना अपना ग्रो टू हेवन का एक एक हिस्सा देके एक क्या बनाया, एक बड़ा सा एक बहुत बड़ी स्पेस बनाई। ये जो पांचों स्पेस है ना, पांचों ग्रो टू हेवन के हिस्से थे, ये आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन ना सारे अलग अलग है, कनेक्टेड है। कनेक्ट कहाँ पे हो रहे हैं? सेंटर में कनेक्ट हो रहे हैं।
और ये मान लो जितने भी 5 लोग हैं ना, ये जितने भी 5 क्लैन के बंदे हैं, सारे 5 क्लैन के बंदे आएँगे, अलग-अलग जगह पे आके उतरेंगे, अलग-अलग जगह पे आके उतर गए। अब इसके बाद क्या होगा, ये लोग अपना-अपना सफ़र तय करेंगे और सबका रास्ता कहाँ होगा जाने का? सेंटर में। ये लोग सारे सेंटर में जाएँगे और सेंटर में आके सब एक साथ मिल जाएँगे और सेंटर में ही ट्रेज़र है। अब ये साथ में मिलेंगे तो लड़ाई करेंगे, ट्रेज़र के लिए क्या होगा, वो तो एंड में पता चलेगा, वो देखते हैं आगे क्या होता है। फेंगयुआन सोचते हुए कहता है मतलब क्यूआई क्लैन हमसे काफ़ी दूर है। मैं सिर्फ़ बाईशियांग एरिया में ही मूव कर सकता हूँ। फिक्स सिमोडल ट्रैवल ट्राई करा मतलब ट्राई करना थोड़ा-सा रिस्की था। स्पेस पाथ रिस्ट्रिक्शन पॉसिबल था यहाँ पे, यानी हो सकता है कि यहाँ पे स्पेस पाथ ब्लॉक हो। फेंगयुआन आगे कहता है सीधा सेंटर में ही चलते हैं, वहाँ देखेंगे वहीं ट्रेज़र है। दोनों सेंटर माउंटेन रेंज की तरफ फ्लाई करते हैं। एरिया पूरा स्नो से कवर्ड था। बाईशियांग रोड टू हेवन था इसलिए। मतलब बाइनिमिंग वाले एरिया में आए थे ये, जो बाइनिमिंग के क्लैन का हिस्सा था उस वाले एरिया में। बाइनिमिंग कहती है यहाँ पे वहाँ देखो वहाँ पे एक स्टेप माउंटेन पीक पर 100 आइस मिरर स्नो लोटस थे। रैंक 6 इमॉर्टल मटेरियल था। उसके अराउंड में स्नो मॉन्स्टर थे और डेसोलेट लेवल के बीस्ट गार्ड कर रहे थे। फेंगियो सिर्फ ग्लेंस करता है और इग्नोर कर देता है। उसको लगता है कि ये टाइम वेस्ट है। सेंटर ही प्रायोरिटी थी। रास्ते में और भी रिसोर्स दिखते हैं। एक आइस मिरर स्नो लोटस थे। 100 ईयर आइस थी, 1000 ईयर आइस थी, मिस्टिकल फ्रॉस्ट वाटर था, हेवन क्राफ्ट डिवाइन जेड था। जैसे-जैसे अंदर जा रहे थे ना, रिसोर्स और गार्ड्स दोनों स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे। अचानक क्या होता है, हाउल आवाज़ आई। वैली से बीस्ट निकल आते हैं। जेड, फ्रॉस्ट, एंटी एंट एंटिप्लॉप्स इसका नाम कुछ अजीब-सा ना है। ये पैलेस साइज़ की बॉडी थी इसकी। जेड ग्रीन आइज़ थी। एयर में फ्लोट करते हुए चार्ज करता है अटैक करने के लिए। एंटीलॉप्स पता नहीं क्या है इसका नाम जो भी है। फेंगयुआन उसकी तरफ देखता है और हाथ घुमाता है और एक फैन अपीयर हो जाता है और ये वही मूव था और फेंगयुआन यहाँ पे यूज़ करता है इमॉर्टल किलर मूव समर फैन। वूश आवाज़ आई, एक भाई खतरनाक ही झोंका मारा करंट वाला। टाइम पाथ वाइंड्स टॉर्नेडो बनकर टूट पड़ती है। एंटीलॉप्स इंस्टेंट मर जाते हैं और बॉडी स्नो पर गिरती हैं। फैन की फोर्स से स्नो माउंटेन्स भी एकदम क्रम्बल होकर टूटने लग जाते हैं और बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है, बहुत ही बड़ा। फेंगयुआन नीचे स्लैम करता है और रॉक्स उड़ते हैं हर तरफ और दोनों सेंटर की तरफ फिर से आगे बढ़ने लग जाते हैं। आगे जाके फेंगयुआन एक ह्यूज रॉक वॉल इंस्पेक्ट करता है। ऑरा देखते ही एक्सप्रेशन गोल्ड हो जाता है फेंगयुआन का। यहाँ क्यूआई पाथ गू फॉर्मेशन था, ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड हो चुका था। फेंगयुआन देखते हुए कहता है लगता है 5 सेपरेट रीजन का रेस्ट्रिक्शन क्यूआई क्लैन के गू इमॉर्टल को रोक नहीं पा रहा। बाइनिमिंग कहती है नॉर्मल है, वो लोग यहाँ बहुत बार आ चुके हैं। 5 शियांग के काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस उन पे अब काम नहीं करते, मतलब आगे का रास्ता स्मूथ नहीं होगा। मतलब हमारे लिए तो नहीं होगा, उनके लिए भले हो जाए। फेंगयॉन कोल्ड स्माइल के साथ कहता है वो टाइम डिले कर रहे हैं ताकि पहले ट्रेजर ले लें। हम रुकेंगे थोड़ी ना इससे। यानी पता है ये लोग क्या हो रहा था, देखो वो लोग ना आते रहते होंगे यहाँ पे, भले मेन ट्रेजर की तरफ ना जा पाएँ बेट वाली जगह पर, लेकिन वो आस-पास का एरिया तो इंस्पेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए वो आते रहते होंगे। अब उन्होंने क्या करा, वो तो आए हैं, उनको चीज़ों को देख लिया उन्होंने, तो उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा लगती नहीं है, तो वो आराम से जा रहे हैं। तो वो जा तो रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं वो लोग, वो ट्रैप बिछा रहे हैं या पता नहीं क्या-क्या सेटअप करते हुए जा रहे हैं, जिससे फेंगयुआन और बाइनिमिंग को आने में टाइम लगे। मैंने क्या बोला है, पाँचों जो रीजन है ना, पाँचों रीजन कह रहा हूँ सॉरी, ये जो पाँचों ग्रोटो हेवन का हिस्सा है, जैसे 5 लोग थे, 5 क्लैन का पाँचों का हिस्सा मिलाकर एक बनाया गया ना, ये बड़ा-सा स्पेस, गेट हाउस के अंदर वाला। तो जो पाँचों हिस्सा है, बीच में जाके आपस में कनेक्ट हो रहा है, जिसका नाम है सेंटर एरिया और सेंटर एरिया में ही ट्रेज़र रखा गया है। ये लोग आ चुके हैं इन पाँचों एरिया में, तो इन लोगों को नॉलेज हर जगह की है और ये लोग वही काम कर रहे हैं फेंगयुआन और बाइनिमिंग को रोकने के लिए और बीच में ऑब्स्टिकल ला रहे हैं ताकि ये लोग सेंटर की तरफ ज़्यादा ना पहुँच पाएँ। अब देखते हैं आगे क्या होगा। दोनों फास्ट मूव करते हैं जैसे एक्सपेक्ट किया था, बीस्ट ग्रुप अटैक करते हैं पर फेंगियो उन्हें इंस्टेंटली स्लक्टर कर देता है। बंदा कहता है ये मॉन्स्टर पेपर जैसे फट रहे हैं, आंट्स की तरह ही मर रहे हैं। वो सेंटर माउंटेन रेंज के पास आ गए थे। क्यूआई क्लैन पैनिक में था। लास्ट डिफेंस उनका बचा था इमोरियल डेसोलेट बीस्ट, जो उनका रेडी था। तभी आवाज आती है डिफेंस ब्रेक हो गया है, डिफेंस ब्रेक हो गया है, फेंगियोन आ चुका है। सेंट्रल माउंटेन रेंज में एंटर करते ही ट्रेजर एरिया क्लियर दिखने लग जाता है। सबसे ऊपर एक पैलेस था, गेट हाउस जैसा ही स्टाइल में था। ये एक इमॉर्टल गू हाउस था। फेंगियोन अंदर घुसता है। हॉल के सेंटर में 5 क्यूआई क्लैन गू इमॉर्टल बैठे थे और बीच में अल्टीमेट ट्रेजर रखा था। ट्रेजर क्या था? वन लेग्ड व्हाइट क्रेन, स्नो व्हाइट फेदर्स थे, रेड बेक था, यानी वो वैसा यार क्या कहते हैं, चोंच या पंजा टाइप होता है वो बेक, हाँ, चोंच चोंच कहते हैं बेक को, ठीक है। आइस इसकी बंद थी, लिविंग भी नहीं लग रहा था और इमॉर्टल गो भी नहीं था, पर रैंक 9 का इसके अंदर से ऑरा निकल रहा था। फेंगियोन हँसते हुए कहता है, तो बैट का अल्टीमेट ट्रेजर रैंक 9 किलर मूव है। क्यूआई क्लैन के गो इमॉर्टल काँप जाते हैं। एंगर और फियर दोनों था, ये ट्रेजर उनका था और अब फेंगियोन लेने आया था। फेंगियोन एक वर्ड भी बोले बिना स्वॉर्ड लाइट छोड़ता है और क्यूआई क्लैन मूव नहीं करता। हॉल के 5 लाइट फ्लैश होते हैं, स्वॉर्ड लाइट गायब हो जाती है। फेंगियोन कहता है एक्सपेक्टेड था, ये लोग पहले से कोई प्लानिंग करके बैठे होंगे। यहाँ 5 शैंक सील सबसे स्ट्रांग था। इस
इस एरिया में डायरेक्ट फाइट पॉसिबल ही नहीं थी। बाय-नेमिंग सोचते हुए कहती है, अगर वो रिफाइन कर सकते तो मतलब तो हम भी कर सकते हैं। यानी अगर वो भी यहाँ चीज़ों को यूज़ करते हैं, आस-पास के एनवायरनमेंट को यूज़ कर सकते हैं हमें रोकने के लिए, तो हम भी तो कुछ कर ही सकते हैं ना, रिफाइन हम भी कर सकते हैं। वो आगे बढ़ती है और अपना विल क्रेन में डाल देती है। क्यूआई क्लैन एकदम से टेंस हो जाता है। बाय-नेमिंग कहती है जल्दी। फेंगयुआन तुरंत आता है और अपना विल भी इंजेक्ट कर देता है। तभी थीविंग हेवन डीमन वल्नरेबल की इन्फॉर्मेशन फेंगयुआन के माइंड में फ्लो होती है। थीविंग हेवन का यहाँ पे एक मैसेज था, मैं बेंजी शुन हूँ, इमोरियल व्हाइट हेवन में मुझे एक स्ट्रेंज एक्जिस्टेंस मिली। चलो पूरी लाइन अच्छे से बताता हूँ। अपना बेन जी सुन यानी थीविंग हेवन कहता है, फ्यूचर के लोगों, मैं बेन जी सुन हूँ, जिसे थीविंग हेवन डीमन वल्नरेबल के नाम से भी जाना जाता है। जब मैं इमोरियल व्हाइट हेवन में एक्सप्लोर कर रहा था, तब चांस से मुझे एक मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस मिली। वो बिल्कुल ग्रोटो हेवन के हेवनली स्पिरिट जैसी थी। वो बहुत ज़्यादा एजाइल थी। उसे पकड़ने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ा। बाद में जब मैंने उस पर रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि वो बहुत ही डीप और प्रोफाउंड है। उसमें इस वर्ल्ड के सबसे गहरे मिस्टीरियस इन्वॉल्व्ड हैं, यानी मिस्ट्रीज़ इन्वॉल्व्ड हैं, यानी कुछ ज़्यादा ही कुछ खतरनाक इसके अंदर मिला हुआ है मिस्ट्रीज़। ये बिल्कुल द लेजेंड्स ऑफ रेंज़ू के लेटर का हाफ डिटेल के साथ मैच करती है। मैंने टेम्पररी इसका नाम नेचुरल हेवनली स्पिरिट रखा है। ये व्हाइट हेवन से बाहर नहीं लाई जा सकती और ना ही किसी ग्रोटो हेवन के अंदर डाली जा सकती है। इसमें हेवेंस विल भरा हुआ था, जो हर टाइम कंटिन्यूअसली रिप्लेनिश होता रहता है। यहाँ तक कि मैं भी अपनी ह्यूमन विल यूज़ करके इसे फोर्सफुली रिफाइन नहीं कर पाया। काफ़ी देर तक सोचने के बाद मुझे एक सॉल्यूशन मिला। मैंने इसे फोर्सफुली कंडेंस किया और एक इमॉर्टल किलर मूव बनाया। मैंने इसका नाम रखा है हेवन फॉर्म। फेंगयुआन ये देख के कहता है, हेवेंस फॉर्म, सॉरी हेवेंस फॉर्म। फेंगयुआ थोड़ा-सा सरप्राइज़ होता है, पर जल्दी समझ आता है। अब पूरा सीन उसे क्लियर हो चुका था। थीविंग हेवन डीमन वल्नरेबल एक अदरवर्ल्डली डीमन था। वो स्पेस पाथ में एक्सपर्ट था। उसने थेफ्ट पाथ क्रिएट किया था और रिफाइनमेंट पाथ में भी उसकी मास्टरी थी। उसकी पूरी लाइफ़ का एक ही गोल था, गू मास्टर वर्ल्ड से बाहर निकलना और अपने होमलैंड वापस जाना। वो सबसे रिचेस्ट वल्नरेबल था। उसने पूरी दुनिया में इमॉर्टल मटेरियल ढूँढे, काउंटलेस इमॉर्टल को रिफाइन किए, ट्रैवल भी सबसे ज़्यादा किया, लगभग पूरे 5 रीजन और 2 हेवन्स एक्सप्लोर कर डाले। बहुत ज़्यादा ट्रैवल करा था भाई इस बंदे ने। एक दिन जब वो व्हाइट हेवन एक्सप्लोर कर रहा था, तब चांस से उसे एक मिथिकल एक्जिस्टेंस मिली। रिसर्च करने के बाद उसने उसका नाम रखा नेचुरल हेवनली स्पिरिट। और उस टाइम तक अपना ये जो थीविंग हेवन था डीमन वल्नरेबल बन चुका था और डीमन वल्नरेबल की लेवल की स्ट्रेंथ के बाद भी वो नेचुरल हेवनली स्पिरिट को डिफाइन नहीं कर पाया। ये समझना मुश्किल नहीं था। थीविंग हेवन डीमन वल्नरेबल के वर्ड्स के अकॉर्डिंग नेचुरल हेवनली स्पिरिट को इमोरियल व्हाइट हेवन से बाहर नहीं ले जाया जा सकता और व्हाइट हेवन के अंदर वो हेवंस विल से एंडलेसली रिप्लेनिश होती रहती है। यानी जितना तुम उसके अंदर से हेवंस विल निकालोगे उतना वो भरती रहेगी वापस। नॉर्मली जब गो इमॉर्टल इमॉर्टल को रिफाइन करते हैं तो वो अपनी विल यूज़ करके वाइल्ड विल को रिमूव करते हैं और उसमें अपना विल डाल के उसे अपना टूल बना लेते हैं। थीविंग हेवन डीमन वल्नरेबल भी नेचुरल हेवनली स्पिरिट को एक रिफाइन करना चाहता था। स्टेप थोड़े डिफरेंट थे पर एसेंस सेम थी। उसकी विल बहुत स्ट्रांग थी पर नेचुरल हेवनली स्पिरिट के अंदर जो हेवंस विल थी वो लगातार रिफिल होती जा रही थी। इसी वजह से वो सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया। यानी अगर मान लो 100% किसी चीज़ को रिफाइन करना है तुम्हें, तुमने उसमें से 50% चीज़ें उसकी निकाल दी और 50% अपनी डाल दी, यानी अभी 50% और बचा है। लेकिन जब तुम वापस से उसे भरने जाओगे तो तब तक पीछे वाला रास्ता होता नहीं है कि पेंसिल से तुम एक गोला बनाते जा रहे हो, गोला बनाते जा रहे हो, पीछे से इरेज़र चलती जा रही है। गोला बना रहे हो, इरेज़र चल रही है। तुम्हारा गोला कभी कंप्लीट ही नहीं होगा क्योंकि इरेज़र बार-बार इरेज़ करते हुए चली जाएगी। तो वही सीन यहाँ पे चल रहा था। फेल होने के बाद भी थीविंग हेवन डीमन वल्नरेबल डिसअपॉइंट नहीं हुआ। इंसान सब लिविंग बीइंग्स का स्पिरिट होता है, ये बात उसने प्रूफ की थी। उसने एक नया मेथड ढूँढा। उसने नेचुरल हेवनली स्पिरिट को बाकी गूवॉर्म के साथ कंबाइन करके एक रैंक 9 इमॉर्टल किलर मूव बना दिया। ये देख के फेंगयुआन को अपना घोस्टली कंसीलमेंट किलर मूव याद आ गया। वो भी रैंक 9 किलर मूव था। वो डिवाइन कंसीलमेंट के साथ पेयर होता था। चाहे थीविंग हेवन डीमन वल्नरेबल ने ये मूव बहुत पहले यूज़ किए थे, पर आज तक वो एग्ज़िस्ट करते हैं। ये लगता था जैसे थीविंग हेवन डीमन वल्नरेबल की एक खास इस एक तरीके से स्पेशलिटी हो। प्रॉब्लम ये थी कि चाहे उसने नेचुरल हेवनली स्पिरिट को रैंक 9 किलर मूव बना दिया जिसका नाम हेवन फॉर्म रखा, उसमें कन्वर्ट तो कर दिया हो, पर वो इसे कंट्रोल या यूज़ नहीं कर सकता था। क्योंकि वो नेचुरल हेवनली स्पिरिट को रिफाइन ही नहीं कर पाया तो किलर मूव कहाँ से यूज़ करेगा?
पर ये सब थिविंग हेवन डीमन वल्नरेबल के प्लान का एक पार्ट था। उसे पता था कि शॉर्ट टाइम में नेचुरल हेवनली स्पिरिट रिफाइन करना इम्पॉसिबल है, इसलिए उसने हेवनली स्पिरिट को डायरेक्ट इमॉर्टल किलर मूव में बदल दिया। इसी तरह नेचुरल हेवनली स्पिरिट में हेवेंस विल का रिप्लेसमेंट काफ़ी रेट तक कम हो गया। हेवेंस फॉर्म बनाने के बाद थीविंग हेवन डीमन वनरेबल ने इसे कभी यूज़ ही नहीं किया और मिस्टीरियसली वैनिश होने से पहले उसने काफ़ी सारी थीविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस छोड़ी और हेवन फॉर्म को भी नहीं भूला। यानी छोड़ के चला गया सब कुछ और वो गायब हो गया यार, वो चला गया अपने वर्ल्ड में, क्या हुआ उसको कुछ पता नहीं है अपने थीविंग हेवन का। अब पता चलता है कि क्या बोला था थीविंग हेवन ने। थीविंग हेवन डीमन वल्नरेबल ने कहा, हेवन फॉर्म किलर मूव अभी ट्रूली रिफाइन नहीं हुआ है। मैं इसे अकेला कंप्लीट नहीं कर सकता। इसके लिए लॉन्ग टाइम और जनरेशंस की विल चाहिए होगी जो इसे क्लींस करे। एक दिन कोई गु इमॉर्टल इसे पूरी तरह से रिफाइन करेगा और तब ये यूजेबल हो जाएगा, यानी यूज कर सकता है फिर कोई भी रैंक 9 का किलर मूव। थीविंग हेवन डीमन वनरेबल ने ये भी कहा था कि चाहे उसने ये किलर मूव छोड़ दिया हो, पर ये कंट्रोल नहीं है, मतलब किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये प्रॉपर थीविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस नहीं है। फ्यूचर के लोगों को इसमें और काम करना होगा। ये सिर्फ हाफ थीविंग हेवन का ट्रू इनहेरिटेंस है। फेंगयुआन फ्यूचर का सीन खुद ही डिड्यूस कर सकता था। एक दिन जब हेवन सर्वेइंग 5 शियांग इमोरियल व्हाइट हेवन एक्सप्लोर कर रहे थे, तब उन्होंने चांस से ये हाफ थीविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस ढूंढ ली थी। थीविंग हेवन डीमन वल्नरेबल पहले ही क्लियर कर चुका था कि ये रैंक 9 किलर मूव सिर्फ एक ही बंदा यूज कर सकता था। 5 शियांग सब इसे चाहते थे। आर्ग्यूमेंट्स हुए उनके बीच में और अंजाम भी बेकार हुए, लड़ाइयाँ-वड़ाइयाँ हुई, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गए, यानी 5 भाई थे, पाँचों के बीच लड़ाई हो गई। 5 शियांग ने ट्राई किया पर सिर्फ 5 लोग मिलके भी इस किलर मूव को रिफाइन ही नहीं कर पाए। एंड में उन्होंने एक बेट सेटअप किया और डिसाइड किया कि इसी बेट के थ्रू ओनर डिसाइड होगा। टाइम बिल्कुल रूथलेस होता गया। एजेस के दौरान काउंटलेस इवेंट्स हुए। आखिरकार 5 शियांग्स मर गए, उनके गु इमॉर्टल डिसेंडेंट आते गए, जनरेशंस पास होती रही। और आज के टाइम में क्यूआई क्लैन ने एक तरीके से डिसीव एडवांटेज ले लिया था, मतलब बहुत आगे बढ़ चुके थे। उनके प्रोसीजर्स की सालों की मेहनत के बाद वो फाइनली सक्सीड करने ही वाले थे और तब फेंगयुआन ने इंटरफेयर कर दिया। इसलिए क्यूआई क्लैन के गो इमॉर्टल इतने फ्यूरियस और हेटेड से भरे हुए थे, ये बिल्कुल समझने लायक था। फर्स्ट जनरेशन 5 शियांग से लेके अब तक उन्होंने पूरी एजेस मेहनत करी थी। आज जाके रिजल्ट मिलने वाला था, पर अब यहाँ पे कोई और है जो उसे छीन सकता है। कितना शेमलेस चीज़ होने वाली थी, बिल्कुल शेमलेस, बिल्कुल एक तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है, ये बहुत शेमलेस चीज़ है। ये सारे इमोशंस क्यूआई क्लैन के लिए फ्यूल बन गई, जिसे वो फेंगयुआन का सामना कर रहे थे। फेंगयुआन सिर्फ रैंक 8 गो इमॉर्टल था। क्यूआई क्लैन को लगा था कि जैसे जैसे ही उन्हें रैंक 9 किलर मूव मिल जाएगा, वो फेंगयुआन को हरा देंगे। ये कम से कम उसे अपनी बेटर स्ट्रेंथ दिखा के अलर्ट बना देंगे, मतलब और नेगोशिएट कर पाएँगे। यानी इनका प्लान बहुत सिंपल था कि जल्दी से जाओ, फेंगयुआन के जो बीच में ऑब्स्टिकल लगा रहे थे ना कि फेंगयुआन जल्दी ना पहुँच पाए, वो इसीलिए लगा रहे थे ताकि फेंगयुआन को आने में टाइम लगे और ये लोग जल्दी से जाके पूरा किलर मूव रिफाइन कर ले और इनका किलर मूव बन जाए। फिर जब फेंगयुआन आए तो फेंगयुआन से लड़ने के लिए, फेंगयुआन तो देखो रैंक 8 है, लेकिन ये सारे भले रैंक 7 और रैंक 6 हैं, ये सारे मिलके अगर एक किलर मूव चला देते हैं रैंक 9 का, तो फेंगयुआन को ये हरा देंगे, इनको ऐसा लग रहा था। और अगर ये फेंगयुआन को हरा देंगे, अगर हारेगा नहीं एटलीस्ट तो नेगोशिएट तो करेगा ही कि चलो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, बस ये सब कुछ तो होगा ही, मतलब ऐसा कुछ। ये चाह रहे थे, लेकिन ये तो हो थोड़ी ना पाएगा, क्योंकि अब भाई अभी रिफाइन ही नहीं हुआ है ये चीज़ तो। अब नेगोशिएट तो होने से रहा, आगे देखते हैं। फेंगयुआन चल के बाइनिमिंग के पास आता है और अपनी विल्स को हेवेंस फॉर्म किलर मूव के अंदर इंजेक्ट कर देता है। हेवेंस फॉर्म किलर मूव के अंदर एक सॉलिड हेवेंस विल का फोर्ट्रेस था, बिल्कुल अनब्रेकेबल टाइट डिफेंस था उसका। इसके नीचे काउंटलेस विल का ओशंस था। ये बेट बहुत बार हो चुकी थी, इसलिए बहुत से गुई मॉडल ने अपनी विल्स को छोड़ चुके थे इसके अंदर। इसमें 5 शियांग जैसे रैंक 8 और नी अर जैसे रैंक 7 एलिट्स भी थे, उनकी भी विल्स थी, नॉर्मल बात थी इनका होना भी। सरप्राइज ये था कि पुरानी विल्स बिल्कुल मूव नहीं कर रही थी, पत्थर जैसे स्टिल हो चुकी थी, सिर्फ न्यूली एंटर्ड विल्स ही मूव कर रही थी, ड्रैगन्स की तरह इधर से उधर फाइट कर रही थी। क्यूआई क्लैन के 5 गो इमॉर्टल में से 3 ने बाइनमिंग को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, बाइनमिंग की विल को। अभी ये जो फाइट हो रही है कैसे हो रही है पता है? सबकी विल्स अंदर फाइट कर रही हैं और बाहर उनकी बॉडीज हैं। बाहर मीन्स वो जो सेंटर वाला एरिया है ना, सेंटर वाले एरिया के अंदर जो गेट हाउस या पैलेस है जो भी है, उस पैलेस के बाहर ये लोग बैठे हुए हैं और इनकी विल उस चीज़ के अंदर जा चुकी है और वहाँ पे फाइट कर रही है। यहाँ पे क्या हुआ है, 3 गू इमॉर्टल ने, जो कि क्यूआई क्लैन के, सॉरी 3 कह रहा हूँ, क्यूआई क्लैन के 5 गू इमॉर्टल में से 3 ने ना बाइनमिंग को ब्लॉक कर दिया था, रोक लिया था, और बाकी के 2 ऊपर हेवेंसविल फोर्ट्रेस पे अटैक किया कर रहे थे।
क्यूआई क्लैन का एक बंदा कहता है ये किलर मूव का सेंट्रल कंट्रोल एरिया है, जो रिफाइन करेगा वही हेवेंस फॉर्म का ओनर बनेगा। क्यूआई क्लैन का एक बंदा और कहता है फेंगयुआन का विल भी आ चुका है, बस थोड़ा और हम जीतने ही वाले हैं। ये हमारी क्लैन की थाउजेंड्स ईयर्स की मेहनत है। फेंगयुआन को जीतने नहीं देंगे हम, चाहे कुछ हो जाए। क्यूआई क्लैन का मोरल फुल पीक पे था। उनके पास चॉइस भी नहीं थी। फेंगयुआन का रूथलेस नेचर अब सब जानते थे। उन्हें पता है कि अगर मान लो वो गलती से डिफाइन नहीं कर पाए, फेंगयुआन ने पहले डिफाइन कर दिया तो वो लोग मरेंगे। और अगर कुछ नहीं कर पाए तो भी मरेंगे, मतलब मरना उनका कंफर्म है। वो बस एक ही तरीके से बच सकते हैं, अगर वो पहले डिफाइन कर दें। अगर ये रैंक 9 किलर मूव नहीं मिला तो उनके लिए तो गेम एंड था। फेंगियन बिना रुके अपना विल चार्ज कर रहा था। उसका विल एक जायंट ड्रैगन बन के सीधा ऊपर रश कर रहा था। क्यूआई क्लैन के 3 विल्स मिलके फाइट कर रहे थे, पर फेंगियन का असॉल्ट के सामने टिक ही नहीं पा रहे थे। बैक स्टेप लेते हुए सब पीछे हट रहे थे। रीजन क्या था? रीजन बड़ा सिंपल था, वो सिर्फ क्यूआई पाथ एक्सपर्ट थे और इस एरिया में फेंगियन का क्लियर एडवांटेज था। यहाँ पे क्यूआई क्लैन का एक बंदा कहता है टाइम को बाय करो, टाइम स्टॉल करो, बाय करो, जैसे मतलब जैसे जैसे बस टाइम निकालो, चाहे जो प्राइस देना पड़े, मर जाओ, कुछ करो, लेकिन टाइम बाय करो, टाइम निकालो कैसे भी करके। सेंट्रल कंट्रोल एरिया पे फुल फोर्स से अटैक करो। अगर ये किलर मूव मिल गया तो इस सुप्रीम डीमन किंग को हम यहीं मार सकते हैं। इवन अगर जीत ना पाए तो इसका विल मतलब थका देंगे, ताकि ये ऊपर के फोर्ट्रेस को तोड़ ना सके। क्यूआई क्लैन के 2 इमॉर्टल एक साथ खड़े होकर फेंगयुआन को फुल फोर्स से रोक रहे थे। बाहर से ब्रेव थे, पर अंदर से फियर और पैनिक, फुल टेंशन ऑन थी इनके अंदर। फेंगयुआन को रियलाइज हुआ कि विल लिमिट है, एक पॉइंट के बाद और विल भेज ही नहीं सकता। और जब विल्स फाइट करती हैं, मेन बॉडी सिर्फ देख सकती है। विजडम पाथ के मेथड यहाँ काम नहीं करते। रीजन क्लियर था, हेवन फॉर्म रैंक 9 है और फेंगयुआन के विजडम मेथड सिर्फ रैंक 8 तक थे। रिक्स लेने का मतलब होता काउंटर अटैक या ट्रेजर डिस्ट्रॉय करना, दोनों लॉस होते। इसलिए क्यूआई क्लैन और फेंगयुआन दोनों को हेवेंस फॉर्म चाहिए था, इसलिए वो लोग लिमिट रीच नहीं कर रहे, अपनी औकात में ही रह के लड़ रहे थे। हेवनली कोर्ट से लड़ने के लिए फेंगयुआन को भी पावर चाहिए थी। फाइट अब प्योर विल वर्सेस विल बन चुकी थी। इसमें फेंगयुआन एक्सपर्ट था। मू याओ के बेट्रल के बाद उसने इस वीकनेस पर बहुत काम किया था। क्यूआई क्लैन इंडिविजुअली वीक थे, पर नंबर्स एडवांटेज उनके पास ज्यादा था। टाइम के साथ फेंगयुआन का अपर हैंड बढ़ा, पर फिनिश नहीं कर पा रहा था फेंगयुआन। फेंगयुआन का एक बड़ा डाउट था बाइनिमिंग, वो पहले भी बिट्रे कर चुकी थी। ऊपर हेवेंसविल फोर्ट्रेस बिल्कुल अनस्टेबल, मतलब एक तरीके से बिल्कुल स्टेबल था। क्यूआई क्लैन कुछ भी करे, क्रैक नहीं हुआ। और फेंगयुआन को लगा अगर विल्स वेस्ट हो गई तो सेंटर हेवेंसविल से फाइट पॉसिबल नहीं होगी। यानी अगर क्या होगा ना, मान लो फेंगयोन यहाँ पे लड़ता रहेगा, ये जो 5 लोग हैं मतलब क्यूआई क्लैन वाले 5 लोग, ये भी फेंगयोन से लड़ते रहेंगे। तो अगर मान लो फेंगयोन इन्हें हरा देता है तो अब ऊपर जाएगा लड़ने, लड़ लिया इनसे, अब ऊपर जाएगा, वहां पे फोर्ट्रेस है, फोर्ट्रेस हेवेंसविल से भरा हुआ है, तो उसको भी तो हराने के लिए लड़ना पड़ेगा ना। तो तब तक फेंगयोन थक चुका होगा, तो फोर्ट्रेस से कैसे लड़ेगा? फोर्ट्रेस को नहीं हरा पाएगा, नहीं तोड़ पाएगा, तो ये जो हेवन फॉर्म किलर मूव है फेंगयोन को मिलेगा ही नहीं, रिफाइन ही नहीं होगा। ये दिक्कत थी। और उससे भी बड़ी दिक्कत ये है कि भाई बाइनिमिंग बेट्रेयल दे देगी। बाइनिमिंग का कुछ भरोसा नहीं है, जब मर्जी चाकू भोग दे पीछे, कुछ पता नहीं रहता उसका। फेंगयुआन का विल ड्रैगन की तरह घूम के क्यूआई क्लैन के विल को एकदम भाई इंसर्कल करके मारे जा रहा था। क्यूआई क्लैन पैनिक में आ गए थे और बिल्कुल एकदम सर्कल हो चुके थे, आपस में एकदम इकट्ठा हो गए थे और उनके अराउंड घूम रहा था फेंगयुआन का ड्रैगन विल वाला। अब क्या बोले, फेंगयुआन एस्केप कर जाएगा, ये दिक्कत हो रही थी। यानी वो मारेगा, आराम से ले लेगा और भाग भी जाएगा। वो सब दोबारा एक साथ अटैक करने लग गए कि जैसे तैसे बस एक साथ अटैक करो। फेंगयुआन यहाँ पे कहता है बाइनिमिंग ब्लॉक करो इनको, पर ट्विस्ट क्या होता है, बाइनिमिंग का विल एक आइस वॉल की तरह आता है और क्यूआई क्लैन को प्रोटेक्ट करते हुए फेंगयुआन पे ही अटैक कर देता है। बिट्रेयल कंफर्म हो चुका था। बेबी कैसे बिट्रेयल कर देती है कि चोमो ओमो है क्या बाइनिमिंग? क्यूआई क्लैन शॉक्ड हो जाता है, फिर हैप्पी भी हो जाता है। वो भी साइड से फेंगयुआन पे टूट पड़ते हैं। फेंगयुआन का विल रैपिडली श्रिंक होने लगता है। उसे क्यूआई क्लैन को छोड़ के एस्केप करना पड़ता है। फेंगयुआन कहता है बाइनिमिंग ट्रेटर है तू, और आई वॉन्ट फॉरगिव यू, भूलूंगे नहीं, मतलब भूलेंगे नहीं। बाइनिमिंग यहाँ पे कहती है फेंगयुआन, हेवन फॉर्म मिलने के बाद तू मुझे जिंदा छोड़ता? मैं 22 यांग की डिसेंडेंट हूँ। हेवन फॉर्म मेरी डेस्टिनी है। आज तुझे गिरा के मेरी लाइफ लेजेंडरी बनेगी। बाइनिमिंग चेस करती है। फेंगयुआन का विल भी यहाँ पे सिर्फ भाग सकता था। बाइनिमिंग कहती है क्यूआई क्लैन क्या देख रहे हो, हेल्प करो मेरी और पकड़ो इस डीमन को। क्यूआईफा कहता है मत हिलो, ट्रैप भी तो हो सकता है, क्या पता फेंगयुआन आगे जाके हमें ट्रैप कर रहा हो। बाइनिमिंग का विल फेंगयुआन के विल को कंप्लीटली सराउंड करके एंड तक फाइट करके डिस्ट्रॉय कर देता है। क्यूआई क्लैन का बंदा कहता है डीमन फेंगयुआन सबसे पहले गिर गया, इंटरनल बेट्रेयल से कोई नहीं बच सकता, ये हमारे क्यूआई क्लैन का राइस है। क्यूआई क्लैन फिर बाइनिमिंग पे अटैक करता है, वो रेसिस्ट करती है पर नंबर्स के आगे हार जाती है और वाइप आउट हो जाती है। क्यूआई क्लैन कहता है वी वॉन, हम जीत चुके हैं, हेवन फॉर्म अब हमारा हो गया। फेंगयुआन को बाइनिमिंग ने मार दिया और बाइनिमिंग को हमने मार दिया। सब विल्स खुशी में ऊपर अटैक करते हैं हेवेंसविल फोर्ट्रेस पर। फिर बूम आवाज आती है, सडनली
सडनली हेवेंसविल फट के बाहर आता है। वाइल्ड बीस्ट की तरह क्यूआई क्लैन के ऊपर अटैक हो जाता है। उन्होंने मतलब वो लोग ना ये लड़ाई के चक्कर में भूल ही गए थे कि यहाँ पे हेवेंसविल भी तो है। हेवेंसविल सिर्फ डिफेंस नहीं करता, वो अटैक भी कर सकता है भाई। अब आगे देखते हैं। हेवेंसविल का काउंटर अटैक क्यूआई क्लैन की विल्स के लिए फुल शॉक था। हैवी लॉसेस हुए। क्यूआई क्लैन की विल कहती हैं इतनी ज्यादा हेवेंसविल कैसे हो सकती है। दूसरा कहता है ये पॉसिबल नहीं। तीसरा कहता है हेवेंसविल ने हमें ट्रिक किया है, फाइट बैक करो वरना सब खत्म हो जाएंगे। क्यूआई क्लैन ऑल इन चला गया इसलिए लड़ने के लिए। डेंजर से निकल के धीरे धीरे अपर हैंड ले रहा था वो। आखिर में हेवेंसविल ने भाई ऑलमोस्ट उन्हें खत्म ही कर दिया था और कोर एक्सपोज हो गया था। क्यूआई क्लैन अब फाइनली कहता है कि हम बस जीत गए, हम जीत गए, बस जीत गए। लेकिन क्या होता है तभी ट्विस्ट आ गया। फेंगयुन का विल वापस यहाँ पे अपीयर हो गया। वो तो यहाँ से भाग गया था लेकिन फिर भी अपीयर हो गया। क्यूआई क्लैन की विल पैनिक में आ गई। एक बंदा कहता है तू तो एलिमिनेट हो चुका था ना, विल खत्म हो गई थी, 1000 साल लगते हैं, ये कैसे? रैंक 9 हेवन फॉर्म को कैसे ब्रेक करा तूने? तू कैसे समझा इसका सिस्टम? फेंगयुन एक्सप्लेन नहीं करता, डायरेक्ट अटैक कर देता है। क्यूआई क्लैन विल्स रैबिट जैसे इधर से उधर गिरते कूदते रहते हैं, कोई रेसिस्टेंस नहीं था। नेक्स्ट सेकंड ही फेंगयुआन का विल कोर में एंटर करता है और फाइनल विनर यहाँ पे फेंगयुआन बन जाता है। आईज ओपन होती है। क्यूआई क्लैन के गो इमोर्टल एकदम भागते हुए। फेंगयुआन उन्हें रोकता नहीं है। 5 शैंग के अरेंजमेंट्स इंटरफेयर कर देते हैं। बाइनिमिंग फेंगयुआन के साइड में खड़ी थी, मूव नहीं करती। ट्रुथ यहाँ पे रिवील होता है कि सब फेंगयुआन का प्लान था। बाइनिमिंग का बिट्रेयल भी स्क्रिप्टेड था। टारगेट सिर्फ क्यूआई क्लैन नहीं हेवेंसविल भी थी। फेंगयुआन ने जानबूझ के अपनी विल को अपनी विल का एक हिस्सा छुपा लिया था क्योंकि वो जानता था क्यूआई क्लैन को हराने के बाद भी हेवेंसविल से जितना मुश्किल होता। बाइनेमिंग का विल रियल वाइप हुआ था, यानी बाइनेमिंग सच में ऐसे गायब हुई थी। बाकी सब फेंगयुआन का जो विल था वो गया था, वो गया नहीं था, असल में छुप गया था बस, ताकि लास्ट मोमेंट पे बस उन्हें ऐसा लगे कि बाइनेमिंग चली गई, फेंगयुआन भी चला गया, अब हम जाके लड़ते हैं। हेवेंसविल को उन्होंने हरा दिया और एंड में जाके उनको फेंगयुआन ने हरा दिया और फेंगयुआन जीत चुका है। क्यूआई क्लैन विल्स ऑलरेडी वीक थे, प्रेशर और कम विल बचे थे, तो समझ ही नहीं पाए कि क्या सीन हुआ यहाँ पे। रिजल्ट ये हुआ कि एग्जैक्ट जो फेंगयुआन का प्रेडिक्शन था वो सच हो गया। अब हेवन फॉर्म फेंगयुआन के कंट्रोल में था। वो इंस्पेक्ट भी नहीं करता, सीधा बाइनेमिंग को देखता है कोल्ड सेट से। फेंगयुआन कहता है ओ बाइनेमिंग अभी भी भागना नहीं चाहते क्या? तुम नहीं भागोगी। किलिंग इंटेंट एक्सप्लोड हो जाता है। बाइनेमिंग का यूज हो चुका था। वो शैडो सेट जैसी लॉयल भी नहीं थी। डिसीजन क्लियर था, प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाएगी। एटमॉस्फेयर वाला टेंस हो गया था, या तो अब बाइनेमिंग को फेंगयुआन मार देगा, कुछ भी हो सकता है। फाइट कभी भी स्टार्ट हो सकती थी, लेकिन रियलिटी क्या हुई इस मोमेंट पे बाइनेमिंग फेंगयुआन को हरा नहीं सकती थी। बाई शियांग किलर मूव स्ट्रांग था पर कल्टीवेशन और फाउंडेशन गैप बहुत ज्यादा था। फेंगयुआन बहुत पावरफुल था। अगर फाइट हुई तो बाइनेमिंग श्योर शॉट एक तरीके से मरेगी, यानी खत्म है। बाइनेमिंग जीत नहीं पाएगी फेंगयुआन से इस टाइम पर। आगे देखते हैं। बाइनेमिंग यहाँ पे फेंगयुआन के किलिंग इंटेंट को फेस करते हुए स्माइल करती है और बाइनेमिंग कहती है मैं भागूं, वो भी क्यों? वो कामली बोलती है। उसने आगे कहा क्यूआई क्लैन भाग गए क्योंकि वो तुझे नहीं जानते। हम क्विंगमो माउंटेन से हैं, मैं तुझे जानती हूँ, भाग के क्या फायदा, इसलिए मैं शैडो सेक्ट ज्वाइन करूंगी। फेंगयुआन अलर्ट भी होता है। फेंगयुआन कहता है बाई शैंग किलर मूव डेंजरस है, अलायंस को भी तोड़ सकती हो तुम तो। बाइनेमिंग हंसते हुए कहती है हाँ, पर वही तो एक्साइटिंग है। फेंगयुआन कहता है मैं तुम जैसा नहीं हूँ। बाइनेमिंग सीरियस हो जाती है और कहती है मैं हमेशा एक्साइटमेंट चेस करती हूँ, इसलिए तुझे एडमायर करती हूँ। तेरी लाइफ फुल थ्रिल वाली रही है, प्लॉटिंग, जीतना हारना सब एक्साइटिंग था। हेवली कोर्ट से तू जब हेवली कोर्ट से जब तू कुत्ते की तरह भागा था ना, वो भी बड़ा थ्रिलिंग था, उसमें भी बड़ा मजा आया था देखने में। शैडो सेट के लोग मुझे नहीं समझते, कोई स्पेक्टर सोल के लिए जी रहा है, कोई डर रहा है, मुझे सिर्फ एक्साइटमेंट चाहिए, जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना ज्यादा फन। तू मुझे समझता है ना, राइट? समझता है ना तू मुझे? फेंगयुआन चुप रहता है। वो जानता था बाइनेमिंग एक ट्रू डीमन है। नॉर्मल मोरास, लव हेट, लाइफ एंड डेथ उसके लिए सब मीनिंगलेस है, वो तो इस सब चीजों पे रहती नहीं है। फेंगयुआन और बाइनेमिंग सेम टाइप के थे, बस गोल्स अलग थे। फेंगयुआन का क्या गोल था? इंटरनल लाइफ, और बाइनेमिंग का गोल था प्योर एक्साइटमेंट। इसलिए पहले बाइनेमिंग ने अपनी लाइफ देकर फेंगयुआन को सेव किया था। फेंगयुआन का किलिंग इंटेंट धीरे धीरे कम होता गया। एक्चुअली वो सीरियस में उसे मारना नहीं चाहता था, बाइनेमिंग उसके लिए कोई थ्रेट नहीं थी। कभी कभी फेंगयुआन को बाइनेमिंग में अपनी रिफ्लेक्शन दिखती थी, यानी अपना ही एक रूप दिखता था। बाइनेमिंग यहाँ पे अचानक हंसते हुए कहती है, बाइनेमिंग कहती है बाई शियांग ग्रो टू हेवन के सारे रिसोर्स तुझे दे दूंगी, मुझे सिर्फ 22 यांग इनहेरिटेंस के गोवम चाहिए। हेवली कोर्ट के अगेंस्ट फाइट करना एक्साइटेंट है, अब वो एक्साइटमेंट मेरी भी होगी, यानी तू भी तो फाइट करेगा और मैं भी फाइट करूंगी तेरे साथ मिलके। फिर 3 पॉसिबिलिटीज गिनाती है। बाइनेमिंग कहती है पहली पॉसिबिलिटी, हेवली कोर्ट तुझे मार देता है, तेरा एंड लेजेंडरी होगा। दूसरा, तू हेवली कोर्ट को डिस्ट्रॉय करता है, हिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्लास्ट होगा। और तीसरा बेस्ट ऑप्शन,
तू और हेवनली कोर्ट डेडलॉक में फंस जाते हैं। मैं साइड में रहकर चांस ढूंढूंगी, शायद विनर मैं बन जाऊं, वो भी बड़ा एक्साइटिंग होगा। कुछ भी हो सकता है, मुझे उस चीजों में रहना है। फेंगयन कोल्ड वॉइस में कहता है, अगर मैं तुझे अभी मार दूं तो तीनों पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाएंगी यहाँ पे। बाइनिंग थोड़ा सैड हो जाती है और कहती है, हाँ सच में अभी फाइट में एक्साइटमेंट कम होगी, पर अगर ये तेरा डिसीजन है तो मैं एक्सेप्ट करूंगी। स्माइल के साथ बाइनिंग कहती है, वीक होना भी लाइफ की क्रुएलिटी होती है, और वो भी एक्साइटिंग ही है। डेथ बाइनिंग को नहीं, एक तरीके से ना, बाइनिंग डेथ से नहीं डरती। वो लुनैटिक है पर लॉजिकल और शांत भी है, और वही सबसे स्कैरी चीज है उस बाइनिंग की। इतना ज्ञान दे दिया, सीधी सी बात है भाई, बाइनिंग को चाहिए फेंगयुआन एक्साइटमेंट के लिए, ठीक है, वो वाला मतलब मत समझना। क्या कहते हैं उसको, यांत्रिक गर्लफ्रेंड कहते हैं ना शायद, वो जो अजीब सी लौंडिया होती है, पगला जाती है अपने उसको लेके, बीएफ को लेके, कि नहीं मेरा बाबू वैसा ही टाइप की है। लेकिन ये बाबू बाबू वाला टाइप नहीं, इसको एक्साइटमेंट को चेस करती है, बस एक्साइटमेंट चाहिए इसको, बस और कुछ नहीं। स्टोरी पर आते हैं। पर उसके सामने जो खड़ा था वो और भी ज़्यादा स्कैरी था, यानी फेंगयुआन उसके सामने खड़ा था। भले बाइनिंग ल्यूनेटिक है, स्कैरी है, कुछ भी है, लेकिन फेंगयुआन उससे भी ज़्यादा है। डोमिनिक पाथ का ओवरलॉर्ड फेंगयुआन, जिसे हेवंसविल और हेवनली कोर्ट दोनों मतलब हेल्पलेस है भाई, वो कुछ नहीं कर पाते फेंगयुआन का। फेंगयुआन हंसता और कहता है, वेरी इंटरेस्टिंग। बाइनिंग एक इंटरेस्टिंग पर्सन थी, अभी वो वीक थी, फेंगयुआन की मर्सी पे थी, फिर भी उसने भीख नहीं मांगी, उल्टा अपना थ्रेड खुद ही एक्सपोज कर दिया कि देख ले भाई, मैं तो ऐसी ही हूँ। क्योंकि फेंगयुआन को समझती थी, फेंगयुआन हमेशा प्रॉफिट लॉस क्लियर देखकर चलता है, डिसीजन लेता है, डिसीजन के बाद बातें बेकार होती हैं। वैसे भी फेंगयुआन जानता था हेवनली कोड के अगेंस्ट उसे हर स्ट्रेंथ का यूज करना पड़ेगा, जैसे इसकी भी स्ट्रेंथ लेनी पड़ेगी ना बाइनिंग की, कुछ तो काम आएगी बाइनिंग। रेड लोटस की ट्रूनेटर्स के लिए भी स्ट्रेंथ जरूरत पड़ेगी बाइनिंग की। बाइनिंग एक वैल्यूएबल वेपन थी, बिट्रे करेगी तो क्या, ब्लेड खुद को काट सकता है, पर ब्लेड फेंक देना और एम्प्टी हैंड लड़ना, ये तो स्टुपिडिटी होगी ना। यानी ब्लेड से तुम खुद भी कट सकते हो, पतंग उड़ाओगे, मांझे से तुम्हारी उंगलियां भी कटेंगी, लेकिन जो मजा आता है पतंग उड़ाने में यार, वो मजा कैसे छोड़ोगे ना। ब्लेड को कंट्रोल करना उसके यूजर की कैपेबिलिटी होती है। फेंगयॉन अपने मन में कहता, अगर मैं वीक निकला और बाइनिंग बिट्रे करके जीत गई तो ये तो मेरी गलती होगी। ये सोचकर फेंगयॉन हंसा, और फेंगयॉन कहता, ओ बाइनिंग, मैं तुझे अभी नहीं मारूंगा, मेरे साथ चल, मेरी सक्सेस या फेलियर दोनों विटनेस कर। अगर मैं तेरे हाथ से मरा तो वो भी एक ग्रेट शो होगा। फिर अचानक फेंगयॉन एकदम कोल्ड टोन में कहता है, फेंगयॉन कहता है, अब अपनी वैल्यू प्रूफ कर, क्यूआई क्लैन के गो इमॉर्टल के हेड्स ला, और उनका क्यूआईसी ग्रो टू हेवन भी ला। इसी के साथ यहाँ पे सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है, सीन दिखाया जाता है फेंगयुआन का हेवन फॉर्म के अंदर, वो जो किलर मूव है रैंक 9 का, उसके अंदर फेंगयुआन को दिखाता है। फेंगयुआन यहाँ पे कहता है, जो उसकी विल थी ना ड्रैगन जैसी मूव हुई, और फिर सीधा ना नीचे जो क्रैश हुई और बूम आवाज आई, वहां पे जो विल थी बहुत सारी उनकी जगह पे क्रैश हुई थी। ड्रैगन विल जैसी मूव हुई थी, फिर सीधा नीचे क्रैश हुई, बूम आवाज आई। सी ऑफ विल का एक बड़ा हिस्सा इंस्टेंट वाइप आउट हो गया, लेकिन सी बहुत ज्यादा ह्यूज था, थोड़ा सा ही क्लीन हुआ। फेंगियो सोच में कहता है, कोर जीत लिया है, लेकिन जब तक 5 शियांग के सब डिसेंडेंट की विल्स खत्म नहीं होती, ये रैंक 9 किलर मूव फुली एक्टिवेट नहीं होगा। ये विल्स रैंक 9 पावर के इफेक्ट में स्टोन जैसी हार्ड हो गई थी, नॉर्मल मेथड काम नहीं कर रहे थे। तो फेंगियो ने नया आइडिया निकाला, वूश वूश आवाज आई, विल स्वॉर्ड में कन्वर्ट हुई और बारिश की तरह नीचे गिरी। सी ऑफ विल में ह्यूज पिट्स बन गए, एकदम गड्ढे गड्ढे, और एक पूरी लेयर इरेज हो गई पहली वाली। फेंगयुआन यहाँ पे देखते हुए कहता है, रैंक 8 विजडम स्वॉर्ड इमॉर्टल गो एक्सपेक्टेड था। यहाँ पे फेंगयुआन ने सिर्फ अकेला एक गो यूज करा है, रैंक 8 का विजडम स्वॉर्ड गो, अकेले सिर्फ गो से ये सब कारनामे कर रहा था। इस गू से उसने सिंपली किलर मूव बनाया था जो मास स्वॉर्ड विल क्रिएट करता था। ये मेथड सबसे इफेक्टिव था, पर इमोर्टल एसेंस बहुत ज्यादा लग रही थी इसमें। फेंगियन सोच में कहता है, मैनेजेबल है ये, मेरा प्राइमसी एक गोल्ड माइन है। रिवर ऑफ टाइम वाली फाइट याद आई, इनकम्प्लीट इमोर्टल गो हाउस का लॉस अभी तक पेन दे रहा था उसको, इतना एफर्ट करके बनाया था और सब डिस्ट्रॉय हो गया भाई, ली हुआंग ने सब डिस्ट्रॉय कर दिया था। आगे देखते हैं, फेंगयुआन ने कहा, उम्मीद है हेवन फॉर्म मुझे कंपनसेट करेगा, रैंक 9 होने की वजह से वो इस किलर मूव को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन थीविंग हेवन का क्रिएशन था, यूजलेस तो हो ही नहीं सकता। शेडो सेट का इंटरेस्ट भी क्लियर हिंट था, ओल्ड मैन यांशी ने भी इसके लिए पुश किया था। साथ ही फेंगयुआन ने यहाँ पे 5 शियांग सील भी तोड़ दिया, इमोर्टल गु हाउस ले ली, पब्लिक ग्रोटो हेवन भी मिल गया था। ये जगह 1000 साल में एक बार ओपन होती थी, रिसोर्स भरे पड़े थे, क्यूआई क्लैन वाले भाग गए थे, सब कुछ फेंगयुआन का हो गया था। अब देखते हैं बाहर का सीन, बैटल जो बाहर हो रही थी। फेंगियो ने ऑर्डर दिया था ना बाइनिंग को, जाऊं सबके सर लेके आया मेरे पास, और उनका ग्रोटा हेवन भी। बाहर देखते हैं, बाहर बैटल चल रही थी, बूम आवाज आई, बाइनिंग भाई फटती एकदम, फट के एकदम लड़ जाती है, इधर से उधर बिखर जाती है, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट ही 22 शांग मूव था, तो जितना फटी वापस से रिकवर हो गए, संभल हो गई। बाइनिंग ने कहा,
कहा नहीं मीन्स डायरेक्ट चार्ज ही कर गई, कहने से पहले ही लड़ गई भाई, सीधा जाके चार्ज कर गई क्यूआई क्लैन के इमॉर्टल्स के ऊपर। क्यूआई क्लैन के फेसेस अगली और एकदम डरे हुए से हो गए। बाई शैंग किलर मूव ऑलमोस्ट अनडाइंग था। इस बार वो अकेली नहीं थी, यंग विशी और हाई लाओलन भी सपोर्ट में थे। फेंगयोन अंदर ही अंदर कहता है सिर्फ बाइनिमिंग से काम नहीं चलेगा, उसके पास अभी ट्रू इमॉर्टल बैटलफील्ड मूव है, सॉरी मूव नहीं है। शायद बाईशियांग मूव है ना उसके पास, वैसे ही कोई और खतरनाक मूव होता होगा जो बाइनमिंग के पास अभी नहीं है। जो बैटलफील्ड वाला किलर मूव जैसे होता है ना, डोमेन बना लेना, वैसे ही मूव अभी बाइनमिंग के पास नहीं है। इसलिए शायद अगर बाइनमिंग के पास ये मूव होता तो वो एकदम से ही सबको ट्रैप करके मार देती, लेकिन अभी वो मूव है नहीं, तो एक एक करके सारे विज को मारना पड़ रहा था। ग्रोटो हेवन को लूटना भी है या तो ग्रोटो हेवन को लाना भी है, तो कुछ भी करना है, देखते हैं अब क्या होगा। बाइनमिंग के पास तो बैटलफील्ड किलर मूव तो था नहीं, लेकिन फेंगयुआन तो सेटअप करके गया था। फेंगयुआन का सेटअप ऑलरेडी रेडी था। जैसे ही क्यूआई क्लैन के कोई इमॉर्टल आए, इमॉर्टल फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया, एस्केप करने का चांस 0 था। उनको बाइनमिंग से ही फाइट करनी पड़ी थी। क्यूआई क्लैन के कोई इमॉर्टल अब जो सबसे यंगेस्ट था वो कहता है नहीं, और बाइनमिंग का फैटल हिट डायरेक्ट उसको लगता है और वो डेड। यिंग वुशी यहाँ पे था, वो कहता है मेरी टर्न, सोल पकड़ के फॉर्मेशन में सील कर देता है। बाकी क्यूआई क्लैन के कोई इमॉर्टल गुस्से में फुल पावर से अटैक करने लग गए। बाइनमिंग फिर से टुकड़ों में टूट गई, और लेकिन कुछ ही सांसों में दोबारा से रिवाइव हो गई। बाईशियांग पूरा कंप्लीट था, खतरनाक वाला मूव था, तो वो आराम से रिवाइव हो रही थी। क्यूआई क्लैन के फेसेस पे डिस्पेयर आ गया। उनको समझ आ गया कि बाइनमिंग मर नहीं सकती। वो लोग फॉर्मेशन में फंसे हुए थे। ये बैटल एक तरीके से हारने ही वाली थी, वो उनके साइड में थी नहीं, वो पूरा एकदम हारने वाले थे। क्यूआई क्लैन के कोई इमॉर्टल कहते हैं क्या करे, बाइनमिंग हेडेक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेंगयुआन है। उसने फॉर्मेशन क्यूआई सी ग्रोटो हेवन के एंट्रेंस के पास लगाई थी। उनको नहीं पता था कि फेंगयुआन ने क्यूआई को पहले ही मार दिया था। इसी वजह से उसे क्यूआईसी ग्रोटो हेवन की फुल इन्फॉर्मेशन थी। ये ग्रोटो हेवन क्यूआई शांग का ओल्ड इमॉर्टल प्राइमसी था। व्हाइट हेवन में फिक्स हो चुका था, मूव नहीं होता था। क्यूआई क्लन के कोई इमॉर्टल कहते हैं इस रेट पे तो हार पक्की है, टाइम बाय करना पड़ेगा। अगर फेंगयुआन आ गया तो यहाँ 5 शांग सील भी काम नहीं करेगी। उसके दिमाग में एक ही नाम घूम रहा था, फेंगयुआन। वो बस ना आए, वो बस ना आए, अगर वो आ गया तो दिक्कत है। लेकिन उनका फ़ियर ऑलरेडी एक तरीके से आ ही चुका था। मीनवाइल देखते हैं सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अंदर गुयू फेंगज़ेंग का, यानी अपना भाई फेंगज़ेंग। फेंगज़ेंग क्वाइटली खड़ा था, सामने एक इमॉर्टल था, इमॉर्टल गू। एक इमॉर्टल हूँ, ओके, उसका फेस मैच्योर था। लाइफ ने काफ़ी टफ बना दिया था उसको। उसको पास्ट याद आया कि इमॉर्टल क्रेन सेक्ट उसको एग्जीक्यूट करने वाली थी। फेंगयुआन ने फेक डेथ का करा के लांग के ब्लसलैंड में उसे भेज दिया था रहने के लिए। हेरी मैन के भी सर्वाइवल वॉर्स और नियर डेथ मोमेंट्स उसने जिए थे। हेवनली कोर्ट अटैक के टाइम फेंग जीजे ने उसे बचा लिया था। अब वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट में वापस आया था। फेंगज़ेंग कहता है अगर गलत नहीं हूँ तो ये ब्लड पाथ इमॉर्टल गू है ना। इमॉर्टल क्रेनसेप्ट चाहती है कि मैं ब्लड पाथ कल्टीवेट करूँ और गुयू फेंगयुआन से लड़ूं। ये राइटियस सेक्ट का एक डिसीजन है क्या? तो यहाँ पे फेंग शी ल्यू वो कहता है पावर न्यूट्रल है। उसे कैसे यू उसे कैसे यूज कैसे करते हो वही डिसाइड करेगा कि तुम क्या हो। मतलब तुम डेमोनिक पाथ की टेक्निक यूज करोगे तो वो मैटर नहीं करता, लेकिन तुम उस टेक्निक का यूज किस काम में कर रहे हो? राइटियस पाथ में कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं पॉइज़न पाथ कल्टीवेट करता हूँ, फिर भी दुनिया की मदद करता हूँ। देखो, जैसे मैं हूँ वैसे तुम्हें भी करना है। फेंगज़ेंग कहता है मैं ब्लड पाथ सिर्फ़ एक रीज़न से लूँगा, फेंग युआन से डील करने के लिए। हम ब्लड ब्रदर्स हैं। यहाँ पे फेंग शील्यू कहता है रिवेंज नहीं चाहिए, उसने गुयू विलेज वाइप आउट कर दिया था पूरा। फेंगज़ेंग एकदम लंबी साँस लेता है और कहता है टाइम के साथ मैं उसे समझ गया हूँ। बचपन में मैं चाइल्डिश था, फेंग युआन ने मुझे प्रोटेक्ट किया था, अंकल आंट ने मुझे एक प्यादा बनाया, उनके लिए रिवेंज ना, भाई के लिए रिवेंज नहीं, लेकिन क्लैन लीडर और गोयू किंगशू के लिए, उनके लिए रिवेंज लेना मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन अपने भाई के लिए नहीं लूँगा। ऐज़ अ अपने जो क्लैन लीडर थे उनके लिए, और अपना ये जो भाई जैसा बंदा हुआ करता था गोयू किंगशू, याद है ना वो पेड़ वाला बंदा? ये मानवा के अंदर भी दिखा है पेड़ वाला बंदा। इसके ऊपर वो चीज़ लगी हुई थी कि अगर ये ज़्यादा अपनी टेक्निक का या अपनी पावर का यूज़ करेगा तो ये पेड़ बन जाएगा। ये वही वाला बंदा है, हरा वाला। आगे देखते हैं। फिर ये जो फेंगज़ेंग था उसने सॉफ्टली बोला, "मैं थक चुका हूँ, ये एंडलेस किलिंग साइकिल से। मैं रिवेंज नहीं चाहता।" यहाँ पे फेंग शिल्यू कहता है, "लगता है लाइफ़ ने तुम्हें काफ़ी कुछ सिखा दिया है।" फेंगज़ेंग ने बिटर स्माइल दी और कहा, "फ़नी है ना? फ़नी है। जब रिवेंज चाहता था सेक्ट ने मुझे मारना चाहा। अब जब छोड़ दिया तो तब सपोर्ट मिल रहा है।" वो ब्लड पाथ इमॉर्टल को देखता है। आइज़ थोड़ी-सी कोल्ड और शार्प थी। फेंगज़ेंग कहता है, "मुझे चॉइस नहीं है। मैं इसे एक्सेप्ट ही करूँगा।" मतलब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मेरे को एक्सेप्ट ही करना है। उसने गू को पकड़ के पूछा, तो बोला कि, "ये कौन-सा गू है? इसका नाम क्या है?" तो फेंग शील्यू ने कहा, "इसका नाम है ब्लड रिवेंज।" इसी के साथ एपिसोड करते हैं खत्म। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। कल मेरा एग्ज़ाम है तो कल वीडियो नहीं आएगी, परसों देखते हैं। 30 तारीख को आएगी शायद।